हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आप सभी लोगों को चैत्र नमस्ते सर। चैत्र मास और प्रणाम सर। चैत्र प्रणाम सर। नमस्कार सर। नवरात्रि आप लोगों को बहुत शुभ हो। अच्छा देखिए, आज नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज हम लोग जो है थोड़ा रिकैप करेंगे पिछली क्लास का। और सुनील जी की क्लास से एक चलती है 9 बजे से, उसमें लाल किताब की। तो ताकि स्टूडेंट्स जो जिन्होंने उसको ज्वाइन किया हुआ है उनको किसी प्रकार की डिफिकल्टी ना हो, इसलिए हम लोग 9 बजे से कुछ मिनट पहले क्लास को बंद कर देंगे ताकि वो लोग उस क्लास को ज्वाइन कर लें। लेकिन मेरे आप लोगों से आग्रह है कि लाल किताब एक अच्छी किताब है, अच्छा कोर्स है, आपने ज्वाइन तो किया है, लेकिन लाल किताब वैदिक ज्योतिष से बहुत फर्क है। आपको अपनी लाल किताब की पढ़ाई को वहीं पर क्लोज करके मेरी क्लास में आना होगा। प्रणाम सर। बहुत बहुत आशीर्वाद। क्योंकि उसका कारण यह है कि लाल किताब किसी भी लगन को नहीं मानती। लाल किताब सिर्फ जो है एक काल पुरुष की कुंडली को मानती है, यानी आपका लगन जो है मेष से लेकर मीन तक हो, इसका लाल किताब का कोई लेना देना नहीं है। लाल किताब में जैसे आप जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की होती है, तो लाल किताब ने बड़े सिंपल फॉर्मूलाज को उठाया है। जैसे मेष लगन का मालिक मंगल है तो मंगल की जमीन है, मेष लगन पे सूर्य उच्च के होते हैं तो सूर्य का सिंहासन है, और वहां पे शनि नीच के होते हैं तो शनि वहां दुर्बल हैं या वहां के ट्रबल मेकर हैं। दूसरा, लाल किताब का जो है दूसरा एक नियम है कि सप्तम में पड़ा हुआ ग्रह उसको भाव को उल्टी निगाह से देखता है। उल्टी का मतलब है क्लॉकवाइज, और वही ग्रह को जो है जगाता है। अगर वहां पे उसके सप्तम में कोई भी ग्रह नहीं होगा तो वो ग्रह सोया हुआ माना जाएगा। जैसे द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव वेल्थ का है, तो लाल किताब सिंपली जो है काल पुरुष की कुंडली यानी कि मेष लगन की कुंडली को फॉलो करती है कि आपके वृष लगन में वृष राशि जो पड़ती है मेष लगन की कुंडली में, उसका स्वामी कौन है? शुक्र, तो शुक्र की जमीन हो गई। वहां उच्च उच्च का कौन है? चंद्रमा, तो चंद्रमा का वो सिंहासन हो गया। वहां का कारक कौन है? गुरु, तो गुरु जो है वेल्थ क्रिएटर हो गया। तो अब आप काल पुरुष की कुंडली में देख लीजिए, गुरु जहां बैठा है, जहां का स्वामित्व रखता है, वहीं से वो धन की वर्षा करेगा। एक तो नवम भाव का स्वामी है और एक द्वादश भाव का स्वामी है। तो ऐसा बैठा हुआ गुरु जो है द्वितीय भाव को हेल्प करेगा। तो ये सिंपल लॉज है। वहां अष्टम में बैठा हुआ ग्रह जो है उल्टा दिखेगा, और अगर अष्टम में नहीं बैठा है तो आपका सेकंड हाउस जो है सुसुप्त है। लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लाल किताब जो भी विद्यार्थी हमारे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन आपको लाल किताब की जो विसंगतियां हैं हमारे वैदिक ज्योतिष से, उनको समझना होगा। वैदिक ज्योतिष के अंदर लगन का बहुत बड़ा रोल होता है, और लगन वो राशि है जब बच्चे के जन्म के समय जो राशि पूर्व क्षितिज में, ईस्टर्न होराइजन में उदित हो रही होती है, और उसी राशि पे आधारित होकर कुंडली के प्रथम भाव में उस राशि को पोस्ट करके कुंडली बनाई जाती है। और उस कुंडली में जिन राशिगत जो ग्रहों की स्थितियां हैं भूगर्भ में या जोडियक में, उनको उसी तरीके से राशिगत प्लेस किया जाता है। और जो वैदिक ज्योतिष का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि फंक्शनल नेचर ऑफ प्लैनेट्स हमेशा, मतलब किसी भी ग्रह को किस तरह का स्वभाव दिया गया है, कार्य दिया गया है, वो फंक्शनल एक बेनिफिक के रूप में कार्य दिया है या फंक्शनल मेलिफिक के रूप में काम दिया है, वो काम उसका कहां से निकलेगा? उसका वो काम लगन की कुंडली से निकलेगा। पिछली जो हमारी क्लास थी वो इसी बारे में थी, इसी को हम रिकैप करते हैं, उसके बाद हम अगले चैप्टर में आते हैं। तो देखिए, फंक्शनल नेचर ऑफ प्लैनेट्स दशा के अंतर्गत बहुत अहम रोल अदा करते हैं। क्योंकि फंक्शनल का मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि महिलाएं इमोशनल होती हैं, कोमलांगी होती हैं, लेकिन वही महिला अगर जज बन जाए या वही महिला अगर पुलिस अधिकारी बन जाए या एनआईए की अधिकारी बन जाए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की,
तो वो टेररिस्टों को पकड़ेगी, उनको मारेगी और उनको जेल में डालेगी, क्योंकि उसका वो फंक्शनल रोल है। अगर वो जज है तो किसी को फांसी की अगर सजा देगी तो वो उसका फंक्शनल रोल है। वही उसी प्रकार से लग्नों पे आधारित, जो कि लग्न और सब्जेक्ट्स में नहीं है, वैदिक हिंदू एस्ट्रोलॉजी को छोड़ के लगन की जो महत्ता है वो बहुत बृहद महत्ता है हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। लगन पर आधारित होकर ये हमें पता चलता है कि किस ग्रह का फंक्शनल रोल क्या है। इसका पहला नियम था कि जो भी त्रिकोणों के स्वामी हैं वो सर्वदा शुभ ग्रह होते हैं, यानी कि प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये तीनों त्रिकोण हैं। इन त्रिकोणों के स्वामी, एक बात आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये टेनेंसी लॉ नहीं है, इसमें ग्रह के बैठने से कोई मतलब नहीं है। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि लगन की कुंडली बनी, उसमें कोई ग्रह पोस्टिंग हुआ, अब आपने फंक्शनल नेचर निकाला। प्रथम, पंचम और नवम भाव के स्वामी उस लग्न विशेष के लिए सर्वदा शुभ ग्रह होते हैं। दूसरा नियम यह है कि तीसरे, छठे, 11वें भाव के स्वामी सर्वदा पापी ग्रह होते हैं। तीसरा नियम है कि द्वितीय और द्वादश के स्वयं के कोई फल नहीं होते, तो उनके इस रोल का निर्धारण कि वो शुभ ग्रह हैं यानी कि फंक्शनल बेनिफिक हैं या अशुभ ग्रह हैं यानी कि फंक्शनल मेलिफिक हैं, इसका पता उनकी दूसरी राशि के द्वारा चलता है। ऐसा 5 ग्रहों के साथ में तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि 5 ग्रह हमारे ऐसे हैं जिनकी 2 राशियां हैं। अगर उसकी दूसरी राशि त्रिकोण भाव पे पड़ती है, शुभ भाव पे, तो वो शुभ है ग्रह, फंक्शनली बेनिफिक है। और उसकी राशि अगर दुख भाव पे या त्रिशराय पे पड़ती है, तीसरे, छठे, 11वें पे या छठे, 8वें, 12वें पे, तो वो अशुभ ग्रह है। तो राशियां बचती हैं, एक है कर्क और एक है सिंह, जिनके एक एक स्वामी हैं, जिन स्वामियों के एक एक राशियां हैं। तो वो ग्रहों को देखा जाता है उनकी प्लेसमेंट से। अगर द्वितीय और द्वादश में पड़ने वाली कर्क अथवा सिंह राशि का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा है तो वो शुभ ग्रह है और वो राशि फंक्शनल बेनिफिक है, का राशि का स्वामी फंक्शनल बेनिफिक है। और अगर वो राशि का स्वामी अगर त्रिशराय में बैठा है अथवा वो त्रिक भाव में बैठा है, 8-12 में, तो वो फंक्शनल मेलिफिक है, यानी कि वो तात्कालिक रूप से वो एक पापी ग्रह के रूप में कार्य करेगा, उसे वो कार्य सौंपा गया है। उसके बाद केंद्र के नियम हैं। केंद्र भाव में पहला भाव चूंकि त्रिकोण का है तो वो तो त्रिकोणों के नियमों के अधीन होता है। पहला भाव त्रिकोण का भी है और प्रथम केंद्र का भी है, लेकिन चूंकि वो त्रिकोण का भाव है और त्रिकोण के भाव सर्वदा शुभ परिणाम को देते हैं, इसलिए प्रथम त्रिकोण या लगन का स्वामी हमेशा शुभस्थ होता है, शुभ ग्रह होता है। अब बचे केंद्र में चौथा, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। नमस्कार। चौथे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव के स्वामी केंद्र का जब आधिपति लेते हैं, आधिपत्य यानी कि वहां की ओनरशिप लेते हैं, वहां के वो स्वामी होते हैं, तो वो ग्रह न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अगर वो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो बेनिफिक नहीं रहेंगे, और अगर वो अशुभ ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, तो पापी प्रभाव उनका समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऋषि ने इस तरीके से लिखा है कि वो मॉडरेटली उनका स्वभाव भी रोल रिवर्सल में जाता है, यानी कि शुभ ग्रह को अगर केंद्र का स्वामित्व प्राप्त होता है चौथे, 7वें, 10वें भाव का, तो वो मॉडरेटली वो फंक्शनल मेलिफिक के रूप में कार्य करता है, मॉडरेट। और अगर पापी ग्रह अगर चौथे, 7वें, 10वें भाव के स्वामी होते हैं तो मॉडरेटली
बेनिफिक प्लैनेट के रूप में काम करते हैं। इसके बाद नियम आता है अष्टम भाव का। कनिका अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब आता है अष्टम भाव का नियम। कनिका अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, आपके बैकग्राउंड में शोर आ रहा है। लीव करके वापस ज्वाइन कर लो। नहीं नहीं नहीं, क्यों? मैं वापस कर लूंगी, छोड़ दो मुझे। अरे लीव करके ज्वाइन कर लो। देखो इसके बाद आता है नियम अष्टम भाव पे। अष्टम भाव का नियम ये है कि अष्टम भाव अशुभ भाव है, क्योंकि वो भाग्य भाव का, व्यय भाव का स्वामी है। लेकिन नियम में आगे ये कहा गया है कि अष्टम भाव, अगर अष्टम भाव का स्वामी लगन का स्वामी भी है तो उसे अष्टम भाव का दोष नहीं लगने वाला। ये ऐसा 2 लग्नों में होता है, एक मेष लगन जिसमें अष्टम भाव के अंदर वृश्चिक राशि पड़ती है, और दूसरा तुला लगन जिसमें अष्टम भाव के अंदर वृषभ राशि पड़ती है, जो कि शुक्र की ही राशि है। इसके बाद एक नियम यह है कि अष्टम भाव का दोष, यदि अष्टम भाव का आधिपत्य यानी कि उसके भाव का स्वामित्व अगर सूर्य अथवा चंद्रमा के पास है तो उनको अष्टम भाव का रंध्रेश होने का, अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। इसके बाद नियम ये कहता है कि जो शुभ ग्रह हैं उनको केंद्राधिपत्य दोष हो जाता है। और ये शुभ ग्रहों में द्विस्वभाव राशि की बात नहीं कर रहे हैं ऋषि पाराशर, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कोई भी शुभ ग्रह केंद्र भाव का अगर स्वामित्व रखता है तो उसे केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। क्योंकि आप उस श्लोक को याद कीजिए जिसमें ऋषि पाराशर ने कहा है कि केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र व। तो शुक्र को केंद्राधिपत्य दोष तो नहीं लग सकता द्विस्वभाव राशि में। द्विस्वभाव राशि में केंद्र में शुक्र की कोई राशि नहीं पड़ेगी। शुक्र की राशियां केंद्र में कब पड़ती हैं? 4 लग्नों में, तुला को छोड़ के। तुला चूंकि त्रिकोण में आ गई प्रथम भाव में, और प्रथम भाव त्रिकोण का भाव भी है, तो इसका मतलब 1 नंबर की कुंडली में, 4 नंबर की कुंडली में, 10 नंबर की कुंडली में शुक्र केंद्र में आएगा, शुक्र की राशि। लेकिन शुक्र को बड़ा केंद्राधिपत्य दोष लगेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रवत मारकत्वे अपि च त्योर मारक स्थान सम संस्तुति। इसका मतलब है कि अगर ऐसा अशुभ ग्रह जो कि केंद्राधिपत्य दोष रखता है और जो बलवान गुरु है या बलवान शुक्र है, उस केस के अंतर्गत अगर वो मारक भी, मार्केश भी है, यानी वो सप्तमेश भी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो अगर फाइल में साइन कर देगा, अगर एंडोर्स कर देगा, संस्तुति कर देगा, तो अत्यंत मारक प्रॉपर्टीज का हो जाएगा। लेकिन यही केंद्राधिपत्य दोष द्विस्वभाव लग्नों के अंदर स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसमें एक राशि का स्वामी, जैसे बुध के लगन है मिथुन और कन्या, इसमें गुरु को केंद्राधिपत्य दोष बनता है और ये बड़ा दोष बनता है। और गुरु के लगन है धनु और मीन, इसमें बुध को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं लगता, क्योंकि इस पे भी एक नियम है ऋषि पाराशर का, बुधस्तनु चंद्रो अपि तदस्तनु तद्विद न रंध्रेशक्त दोषस्तु सूर्या चंद्रमसु भवेत। यानी कि चंद्रमा बुध को गुरु और शुक्र से कम केंद्राधिपत्य दोष लगता है, और बुध से भी कम चंद्रमा को केंद्राधिपत्य दोष लगता है।
और फिर उन्होंने उसके बाद की लाइन में लिख दिया है कि रंध्रेश होने का दोष सूर्य और चंद्रमा को नहीं है। ये आपको लघु पाराशरी, मध्य पाराशरी, वृहत पाराशरी, इन तीनों में ही ये आपको नियम मिल जाएंगे। इसके बाद ये है कि केंद्राधिपति जो दोष है वो केंद्राधिपति दोष नहीं रहता और समाप्त हो जाता है अगर केंद्राधिपति दोष वाला ग्रह त्रिकोण भाव पर बैठ जाए अथवा त्रिकोण भाव के स्वामियों के साथ संबंध बना ले, तो फिर उसे केंद्राधिपति दोष नहीं होता है। केंद्राधिपति दोष बड़ा तब बनता है कि केंद्राधिपति दोष वाला ग्रह अगर त्रिक भावों पर बैठ जाता है, यानी 6, 8, 12 पे वो बैठ जाता है, अथवा त्रिषडाय के भाव पे बैठता है 3, 6, 11, तब वो केंद्राधिपति दोष काफी प्रबल माना जाता है या उनके स्वामियों के साथ संबंध बना लेता है। तो ये लॉर्डशिप के लॉज हैं। आप में ऐसे किसी ने कुछ पूछना हो तो आप इसमें पूछ लें, फिर हम अगले चैप्टर में आते हैं। अपने आप को अनम्यूट करके हाथ खड़ा करके आप पूछ लीजिए। सर मिथुन लग्न में गुरु अष्टम भाव में बैठा है तो कैसा रहेगा? नहीं, बैठने वाली बात नहीं है पटेल साहब, यहाँ पे बात हो रही है, ये लॉर्डशिप के लॉज हैं। हाँ लॉर्डशिप है ना, तो आप एक बात 10वां देखिए, का भी मालिक हो गया ना। नहीं ऐसा है, मेरी बात सुनिए। लॉर्डशिप के लॉज के अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया त्रिकोण का भाव सर्वदा शुभ होते हैं। आपने मिथुन लगन जैसे ही बोला तो हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है कि ये लगन का स्वामी है, और लगन का स्वामी क्या हुआ? त्रिकोणपति। पटेल साहब ये क्लियर हो गया आपको? नहीं सर, ऐसा नहीं मैं पूछा था। मिथुन लग्न में मैं उसको सिस्टमेटिकली चल रहा हूँ। पहले मैं आपको ना एक एक फेजेस में इसको आपसे ही उत्तर जाना चाहता हूँ। जो लगन का भाव है वो क्या भाव है? त्रिकोण का भाव है, मानते हैं। प्रथम केंद्र भी है, लेकिन वो प्रथम त्रिकोण भी है। अगर वो त्रिकोण है तो वो कैसा ग्रह होगा? फंक्शनल बेनिफिक होगा या फंक्शनल मेलिफिक होगा? बेनिफिक होगा। बेनिफिक होगा, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया। अब वो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है और वो अगर अष्टम भाव में बैठ जाएगा तो यहाँ पे टेनेंसी का लॉ लगेगा। गुड प्लैनेट इन ए बैड भाव वाला योग लगेगा। प्लैनेट विल सफर बट भाव विल गेन। इसमें हाउस को गेन होगा, यानी अष्टम भाव को तो गेन होगा। अष्टम भाव से क्या आता है? रुका हुआ पैसा निकलना, वसीयत। अष्टम भाव से आता है अध्यात्म। अष्टम भाव से आता है तंत्र मंत्र ज्योतिष और खोजी प्रवृत्ति, रिसर्च वाला माइंड। अष्टम भाव की अच्छी चीजें जो हैं, और अष्टम भाव से नेगेटिव क्या आता है? कोई अकाउंट्स को छिपा के रखना। अष्टम भाव से और क्या आता है? बेटिंग करना, ट्रेडिंग करना, बिटकॉइन करना और इस तरह के एमसीएक्स में काम करना या शेयर मार्केट में इंट्राडे करना। ये सब अष्टम भाव से आता है। जो रिस्क ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो अष्टम भाव से आते हैं। जो और ऐसे भी इन्वेस्टमेंट आते हैं जिनको लेजिटिमेट नहीं माना जाता, जैसे कि आईपीएल में बैटिंग करना या क्रिकेट के मैचेस में या गेम्स में या पॉलिटिक्स में बैटिंग का पैसा लगाना, क्योंकि छिपाव की चीजें हैं। तो ये अष्टम भाव की चीजों को तो जागृत करेगा, किंतु इस ग्रह को डेंट पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेनेंसी का जो पहले क्लास में मैंने आपको बताया था नियम कि गुड प्लैनेट इन ए बैड भाव, ये नियम लागू हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो हमारा लगन का स्वामी है वो एक ट्रम्प कार्ड है। लगन का स्वामी जिस भाव पे जाता है
और जिस भाव पे दृष्टि रखता है और जिन ग्रहों के साथ युति बनाता है उन सभी को सुंदर बनाता है, यानी उन सबको बेटरमेंट की तरफ ले जाता है। चाहे वो खुद जरूर कुछ नेगेटिविटी में आ जाएगा, लेकिन वो उस भाव को बेटर करेगा, आयु को बढ़ाएगा। तो उस व्यक्ति के साथ में अध्यात्म का एक सोशल वर्क भी अष्टम भाव से आता है। या तो उस व्यक्ति को सोशल वर्क में ले जाएगा, अध्यात्म में ले जाएगा। ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि कुंवारी लड़कियों की शादियां करे, ऑर्गेनाइज करे। ऐसा व्यक्ति कोविड के टाइम पे ऐसे गरीब लोगों को खाना पहुंचाए जो अपने घरों से नहीं निकल सकते और भोजन के लिए तरस रहे हैं। ऐसा आदमी को रेड क्रॉस का काम कर सकता है, कोई भी सोशल वर्क कर सकता है जो कि समाज के लिए एक अच्छा करे, चाहे वो पेड़ पौधे ही लगाए। कुछ न कुछ वो उसको वो क्षमताएं उसकी व्यक्तित्व में आ जाएंगी जो कि सोशल वर्क, स्पिरिचुअल वर्क, अध्यात्म की इन सब तरफ को प्रेरित करेगा। अब इसमें क्या होता है कि ज्योतिष इतना आसान सब्जेक्ट है पटेल साहब। ज्योतिष में कहते हैं करेला वो भी नीम जड़ा। करेला वो भी नीम जड़ा का मतलब है अब यही बुध लगन का स्वामी होकर अष्टम में पापी ग्रहों के साथ बैठ जाए, पाप प्रभाव में आ जाए, पापी ग्रहों से ध्वस्त हो जाए, तो फिर वो ग्रह सेल्फिश हो जाएगा, वो ग्रह बैटिंग की तरफ चला जाएगा, वो ग्रह पैसे को मैक्सिमाइज करने वाली चीजें जो छिपाव की हैं। जैसे गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेड है लिकर का, लेकिन वो सरकार के द्वारा लेजिटिमेट नहीं है, लेकिन बहुत से लोग उस ट्रेड से मिलियंस कमाते हैं। और एक सर्वे के अनुसार गुजरात के अंदर लिकर राजस्थान में बिकने वाली लिकर के टक्कर में ज्यादा बिकती है। आती राजस्थान से है और यूपी से है, लेकिन बिकती वहां राजस्थान से ज्यादा है। चाहे वो इंडस्ट्रियल क्लास ले, चाहे पॉलिटिकल क्लास ले या रिच मैन ले, थोड़ा दाम ज्यादा होते हैं। तो ये सब काम कैसे हैं? स्लीजी वर्क्स हैं। ये स्लीजी वर्क्स कहाँ से आते हैं? ऐसे काम जिसमें आदमी का हाथ गंदा होता है या स्तंभ भाव से आते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि बुद्ध जो आपने पहली कंडीशन दी थी उसमें ये काम नहीं करता। ये तो करेला नीम जड़ा वाली बात होगी कि वो बुद्ध पाप प्रभावों के अंदर अगर बैठ जाए और पापी ग्रहों से ग्रस्त हो जाए। तो ज्योतिष इतना आसान विषय है, तभी वो पापी कामों की प्रति लेके जाएगा। एक आदमी को मंदिर का ट्रस्टी बना देगा, लेकिन वो मंदिर बनाने में अपने घर की झोलियां भरेगा। यानी उसने दोनों ही काम कर दिया, उसने सोशल वर्क भी कर दिया, मंदिर का काम, धर्म का काम भी कर दिया और अपना घर भी भर दिया। अब आप समझ गए पटेल साहब, इसमें ये नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि बुद्ध स्वयं ऐसा करने में प्रेरित करेगा। ये तो करेला नीम जड़ा वाली बात हो जाती है हर ग्रह के ऊपर। अगर ग्रह फंक्शनल रोल में अच्छा है किंतु वो पाप कर्तरी है, पापी ग्रहों के साथ बैठा है, पाप प्रभाव में आ जाता है, क्योंकि आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि साधारणम विचित्रम च ग्रहाणाम द्विविधम फलम, दशानाम द्विविधम फलम ग्रहाणाम च स्वभावेन स्थान स्थितिम वशेन च। अब जिस स्थान स्थिति में वश में आ जाएगा, अगर वो पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगा तो इस तरह की हरकतें करेगा। जी पटेल साहब, कुछ और भी पूछना है आपने? हाँ जी, मैं ये पूछना मांगता था कि मिथुन लग्न में गुरु जो है ना, ये सप्तमेश और कर्मेश हुआ तो उसको अशुभ ग्रह बोला जाएगा। जी और ये अष्टम भाव में बैठा है तो वहां कौन सा नियम लगेगा कि अशुभ भाव में अशुभ ग्रह, ऐसा ही नियम लगेगा? नहीं नहीं, पहले नहीं, ये मैं नियम बता चुका हूँ सबसे लास्ट में, अभी रिकैप में मैंने अभी आपको बताया कि जो केंद्राधिपत्य दोष वाले जो ग्रह होते हैं, अगर वो ग्रह
त्रिक भावों में बैठ जाए 6-8-12 में, या त्रिषडाई भाव में बैठ जाए 3-6-11 में, क्योंकि ये पाप भावों में बैठ गया है, केंद्राधिपति दोष का ग्रह है, तो ये ग्रह अत्यंत पापी हो जाएगा। बस वही क्लियर करना। ओके। नमिता जी अपने आप को वीडियो को ऑन करके पूछिए। लाइट नहीं आ रही है आपके वहां। नमिता जी हमारी मिशिगन से हैं, यूएसए से। आप पूछिए। आप अनम्यूट करके पूछिए मैडम। सॉरी सर। हाँ, सूर्य और चंद्रमा को सर अष्टमेश का दोष नहीं लगता, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर वो सूर्य और चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे होंगे तभी नहीं लगेगा, या किसी भी भाव में चले जाएंगे तब भी नहीं लगेगा अष्टमेश का दोष? और अष्टम का फिर फल कौन सा ग्रह करेगा और कैसा करेगा? देखिए आपने 2 क्वेश्चंस को ना जोड़ दिया है। पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। अब एक सिंपल कॉमन सेंस हमारा ये कहता है, जो प्लैनेट को दोष ही नहीं है, जिसके ऊपर चार्ज ही नहीं है दोष का, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों लगाएगा? जिसे चार्ज ही नहीं है कि वो दोषी है। जब प्लैनेट पे ये कह दिया ऋषि पाराशर ने कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का कोई भी दोष नहीं लगेगा, तो वो जिस भी भाव में जाएंगे उस भाव के अंदर वो खराब प्रभाव उन्होंने नहीं देने चाहिए। ये तो पहले आपके प्रश्न का जवाब हो गया। अब आपका दूसरा प्रश्न ये है कि अगर उनको दोष, दूसरा आपका ये प्रश्न था, 3 प्रश्न आपने पूछे हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या ये दोष उस हालत में नहीं लगता जब वो स्वग्रही होकर अष्टम में बैठते हैं? ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम यह है कि उनको दोष नहीं है। अब उनको दोष नहीं है तो वो स्वग्रही है, तो मजबूत हो गए। जब उनको सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं है और वो सिंह राशि के अंदर वो अगर अष्टम भाव में बैठा है और चंद्रमा अगर कर्क राशि के अंदर अष्टम भाव में बैठा है, तो इसका मतलब ये तो एक आसान सा कॉमन सेंस हमें ये बताता है कि कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बैठेगा तो वो बलवान माना जाएगा और वो शुभ परिणाम देगा उस भाव के। अब तीसरा आपका प्रश्न ये है कि अगर वो अष्टमेश का उनको दोष नहीं लगेगा तो अष्टम भाव का दोष किसे लगेगा? देखिए ये अष्टम भाव का ये एक नया चैप्टर का पिटारा खुलने वाली बात हो गई, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज्योतिष के, वैदिक ज्योतिष के दशाओं के अंदर प्राइमरी मारक, सेकेंडरी मारक और टर्शरी मारक, 3 तरह के मारक ग्रह होते हैं। ये टॉपिक जो है यहाँ पे रेलेवेंट नहीं, क्योंकि अपने आप में एक दूसरी बात खोल देगा। ग्रह सिर्फ अष्टम भाव का स्वामी ही ग्रह व्यक्ति को नहीं मारता, तृतीय भाव का स्वामी भी मारता है, क्योंकि वो भावाद भावम न्याय के अनुसार अष्टम से अष्टम है। इसी प्रकार से मार्केश, बाधीश और दुख भावों के स्वामी के साथ में आकर मार्केश का रोल अदा करता है, तब भी वो व्यक्ति को दुख दे सकता है, वेदनाएं पीड़ाएं दे सकता है। ये है। हाँ कैलाश शर्मा जी पूछिए। बिल्कुल सर, मैं आपका मैसेज नहीं पढ़ सका। मेरा बस आपसे ये निवेदन है कि अगर आप, मैंने अभी ज्वाइन किया है, अगर आपने केंद्र अधिपति पर कोई थोड़ी रोशनी डाली हुई है तो फिर तो ठीक है, मैं आपका वीडियो दोबारा देख लूंगा। तो नहीं तो थोड़ी सी रोशनी डालू, केंद्र अधिपति योग क्या होता है थोड़ी सी। अगर आपने डाल चुके हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपका दोबारा वीडियो देखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा। आप अपने मित्रों से पूछ लीजिए, कोई भी अनम्यूट करके बताइए कि रोशनी ठीक से पड़ी है कि नहीं। अगर आप बता चुके फिर मैं आपसे कह नहीं, कोई बात नहीं। पटेल साहब आप अनम्यूट करके बता दीजिए कि केंद्राधिपति दोष को विद्यार्थियों ने, 2-3 विद्यार्थी बताते, अगर समझ लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा समझाने को। ठीक है सर, फिर टाइम को खराब समझ गए। वो ठीक है, धन्यवाद जी। मैं वीडियो देख लूंगा। हाँ गीता जी अनम्यूट करके बताइए, लाइट आपके वहां बहुत कम है। सॉरी सर, गलती से हो गया, मेरे को रेज नहीं करना है। ठीक है, अखिल श्रीवास्तव साहब।
सर चरण स्पर्श। हाँ सर मुझे तो केंद्राधिपति दोष के बारे में पूछना है, लास्ट टाइम को रह गया था, और मेरे ख्याल से मेरे पूछने से कैलाश शर्मा का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। जी तो मुझे सिर्फ ये पूछना है, जैसे केंद्राधिपति दोष की आपने बात करी है, तो केंद्राधिपति दोष का मतलब ये हुआ कि केंद्र में जो पड़ी हुई राशि है, जी अगर वो बेनिफिट प्लेनेट उसका स्वामी बनता है तो जी उसको केंद्र का दोष लगेगा, जी यही तो है। तो जी अब लेकिन अगर वो केंद्र का दोष लगेगा, लेकिन ये जो केंद्र का दोष है, अगर वही स्वामी हमारा जो है 6, 8, 12 या 3, 11 में बैठ जाए तो ज्यादा लग जाएगा। जी और अगर वो केंद्र के स्वामी अगर वो शुभ प्लेनेट बनते हैं तो फिर उसमें जो जैसा आपने बताया कि वो मॉडरेटली वर्क आ जाएगा। केंद्र के स्वामी अगर शुभ ग्रह बनते हैं तो वो अपनी शुभता को कम कर देंगे, और वो जब उनका समय आएगा तो वो मॉडरेटली उसको हार्म करेंगे, यही तो मतलब हुआ इसका। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, आपका और मैंने अगर जिस वीडियो असल में जिस समय कल जियो हमारा जूम जिस समय बार बार बंद हो रहा था, तो जी आपका एक छोटा वीडियो मैं देख रहा था, आप स्टूडेंट्स को जी समझा जी रहे थे। वहां पे बाय मिस्टेक आप ना बैठने बैठने वाला वर्ड यूज कर रहे थे, जी 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 आप यूज कर रहे थे। जी तो जी इसी वजह से आज मैंने रिकैप किया था, क्योंकि मैं चाहता जी था जी कि सारे स्टूडेंट ये समझ जाएं कि जो लॉर्डशिप के लॉज हैं उसमें लगन पे कोई ग्रह को हम पोस्ट नहीं करते, सिर्फ हम लॉर्डशिप देखते हैं कि किस ग्रह को किस भाव का स्वामित्व है। अब जी जैसे केंद्र केंद्र के पहली बात तो आपको ये समझनी है कि केंद्राधिपत्य दोष एक बहुत बड़ा मिथ प्रिवेल करता है ज्योतिषियों के बीच में कि केंद्राधिपत्य दोष सिर्फ द्विस्वभाव राशियों के स्वामियों को लगता है, यानी कि मिथुन लगन को, कन्या लगन को, धनु लगन को और मीन लगन को। ये बात सरासर गलत है। अन्यथा ऋषि पाराशर ने मध्य पाराशरी में ये नहीं लिखा होता कि केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र। उन्होंने कभी नहीं कहा होता कि केंद्र का आधिपत्य का दोष बलवान गुरु और शुक्र को सबसे ज्यादा लगता है। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी द्विस्वभाव राशि है जिसमें कि शुक्र केंद्र में पड़ेगा? शुक्र तो नहीं आएगा, नहीं, शुक्र नहीं आएगा। लेकिन शुक्र कहाँ आएगा? बृहस्पति मेष लगन में आएगा, मेष। कर्क आपका लगन में आएगा। आपका कहने का मतलब ये था द्विस्वभाव राशि अगर जो है क्या कहते हैं केंद्र में पड़ रही है और वहीं पे आके बृहस्पति या शुक्र वही केंद्र में आकर के प्लेस हो जावे उसी राशि के ऊपर। प्लेसमेंट की कोई बात ही नहीं है। ओके अखिल साहब, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये लॉर्डशिप के लॉज हैं, इनका प्लेसमेंट ओके, से कोई कोई सरोकार लेना, ठीक है सर। लेना देना नहीं। केंद्र में उस राशि के पढ़ने की बात और उसके स्वामित्व की बात हो रही है। ओके जैसे कर्क राशि की कुंडली है, तो कर्क राशि की कुंडली में तुला राशि चतुर्थ भाव में पड़ती है। जी मकर राशि की कुंडली है, उसमें तुला राशि दसम भाव में पड़ती है। लेकिन वहां पे नियम क्यों फर्क हो जाता है? क्योंकि मकर लगन के लिए जो शुक्र की राशि है वो एक त्रिकोण में भी पड़ जाती है, तो उसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर केंद्र के त्रिकोण से संबंध बन जाएगा। वाला अगर वो त्रिकोण के साथ भी संबंध बनाता है, यहाँ पे राशिगत संबंध बन गया, तो उसे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगेगा। मेष लगन के केस में तुला राशि सप्तम भाव में पड़ती है, इससे केंद्राधिपत्य दोष लगेगा। नहीं लगेगा क्योंकि ये लगेगा। शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह है, केंद्र में इसकी राशि पड़ती है, तो इसकी शुभता जो है समाप्त हो जाएगी और मॉडरेटली ये अशुभ हो जाएगा। जी Sir, can I ask you a question, Yeah. please? थोड़ा सा लाइट अपनी ऑन कीजिए मैडम। So, अभी करती हूँ। Sir, very happy Navvarsh to you. या थैंक यू सो मच टू सर एवरीवन। 2-3 क्वेश्चंस मेरे को पूछने हैं आपसे। एक तो व्हेन यू से कि 8th लॉर्ड का दोष नहीं लगता है, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि 8th लॉर्ड के पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे ये प्लान, ये लॉर्डशिप्स अगर सन और मून की हो? तो व्हाट इज आपके क्वेश्चन का मैं समझ गया आपका प्रश्न। आपके प्रश्न सर माफी चाहिए सर बीच में बोलने के लिए। सर अभी हमारा तो डाउट क्लियर नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन क्रिएट हो गया, तो हमारा क्लियर करने से कौन सा पार्ट? यही सर चल रहा था केंद्राधिपति दोष में। केंद्राधिपति दोष का क्या मतलब? केंद्र में पड़ने वाली राशियां। हाँ, केंद्र में पड़ने वाली ना आवश्यक नहीं कि 2 राशियां, केंद्र में पड़ने वाली शुभ ग्रह की राशि।
जो अच्छा, अभी शुभ शुभ ग्रह ग्रह की बात हो रही है। यहाँ सिर्फ शुभ ग्रह की बात हो रही है। केंद्राधिपति दोष जो है शुभ ग्रहों को ही लगता है। और जी। इसमें केंद्राधिपति दोष में क्या होता है, अगर किसी ग्रह को अगर केंद्राधिपति दोष है अखिल जी, और वो प्लैनेट, एक तो पहला तो नियम ये हो गया कि उसी ग्रह की दूसरी राशि अगर त्रिकोण में पड़ती है तो वो योगाकारी हो जाता है, तो उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। नहीं लगता, ठीक है जी। पहली बात तो ये समझ लीजिए। और जी। दूसरी बात यह है कि वही ग्रह जिसे केंद्राधिपति दोष लग रहा है, अगर वो त्रिकोण के स्वामी के साथ कोई संबंध बना ले कुंडली के अंदर, तो भी नहीं लगेगा। तो भी उसको नहीं लगेगा। ठीक या है। तीसरा यह है कि अगर वो केंद्राधिपति दोष वाला ग्रह त्रिकोण में जाके बैठ जाए तो भी उसे केंद्राधिपति दोष नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। तो सर केंद्र में त्रिकोण का संबंध जब राजयोग बनेगा तो लगेगा। अब उसे दोष ज्यादा कब लगेगा? दोष तो उसको है, केंद्राधिपति दोष तो है, ज्यादा उसको तब लगेगा जब वो त्रिक भाव में बैठ जाएगा 6-8-12 में, ओके। तब त्रिषडाय भाव में बैठ जाए, तीसरे छठे 11वें में, या उन भावों के स्वामियों के साथ बैठ जाए, ओके। तब उनको उसको जो है केंद्राधिपति का दोष बढ़ जाएगा। लगेगा। और सर मेलेफिक राशि अगर पड़ रही है, मेलेफिक प्लेनेट मैलेफिक की, राशि पे ये केंद्राधिपति दोष नहीं पड़ता है कि अगर ओके सर। केंद्र सर की राशि अगर मैलेफिक प्लेनेट की है तो उसे केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। ठीक है सर, वो क्लियर हो जो गया है कॉन्सेप्ट। उसका जो, क्योंकि उस ग्रह का जो तासीर है वो बदल जाती है, उसकी फितरत बदल जाती है, उसकी अशुभता न्यूट्रलाइज हो जाती है और वो मॉडरेटली शुभस्त हो जाता है। और इसमें जो सर ये ग्रह जैसे शुभ ग्रह है, ये मॉडरेटली कब, ये क्या कहते हैं, मॉडरेटली कैसे वर्क करेगा अगर वो शुभ ग्रह है और त्रिक भाव में पड़ गई है? नहीं, तो फिर ये तुर्क गांव में पड़ेगा तब तो खराब हो गया। अभी तो मैंने खराब हो आपको बताया कि हाँ केंद्राधिपति दोष ऑलरेडी उसके पास है। और है। केंद्राधिपति, देखिए इसी नियम को आप एक बार से और सुनिए। केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र वे, मतलब ये केंद्राधिपति दोष जो है बलवान गुरु है, जितना ज्यादा बलवान है और जितना बलवान शुक्र है उसको उतना ही ज्यादा लगेगा केंद्राधिपति दोष। केंद्राधिपति मतलब केंद्र भाव में पड़ने वाली राशि के स्वामित्व का दोष। यानी कि अगर उसमें बृहस्पति और शुक्र की पड़ेगी तब वो अगर बलवान होंगे तब? नहीं, ये चारों पे होता है, बुध और चंद्रमा पे भी। उसका मैं पहले आपको नियम बता चुका हूँ। बुधस्तदनु चंद्रोपि तदस्तदनु तद्विद न रंध्रेशत दोषस्तु सूर्या चंद्रमसु भवेत्। इसका अगला श्लोक जो था उसमें ऋषि ने कहा है कि जो केंद्राधिपति दोष है गुरु और शुक्र के बलवान होने पे सर्वाधिक, और फिर उसके बाद वो है बुध को, यानी कि बुध को उससे कम है दोष, और चंद्रमा को केंद्राधिपति दोष सबसे कम है। यानी मेष लगन में अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा की राशि पड़ी है तो उसको केंद्राधिपति दोष तो लगेगा, लेकिन सबसे कम लगेगा। सबसे ज्यादा दोष किसे लगेगा? शुक्र को, मेष लगन में सप्तमेश होकर। ठीक है। और जब आपने ये कहा, जब त्रिक, उसमें अगला वाला जो सेंटेंस है वो है मारकत्वे अपि जो त्योर मारक स्थान सम संस्तुति। संस्तुति का मतलब होता है एंडोर्समेंट। अगर वही केंद्राधिपति दोष वाला गुरु या शुक्र अगर मारक प्रॉपर्टीज भी लेता हो, यानी वो सप्तमेश का स्वामी भी हो, सप्तम भाव का, तो मारकत्वे अपि मतलब उसके अलावा लादा वो मारकत्व प्रॉपर्टीज के साथ में है, तो वो जहां पे एंडोर्समेंट कर देगा, संस्तुति कर देगा, यानी जिस भाव पे बैठकर वो ये कह देगा कि इस भाव को मार दो, तो उस भाव को सिग्निफिकेशन को समाप्त कर देगा। अब वो मारने के लिए कब बोलेगा? कॉमन सेंस हमारा ये कहता है ज्योतिष में करेला नीम जड़ा, वो कब मारने के लिए बोलेगा? जब वो वहां पे पाप कर्तरी होगा उस भाव पे, जब वो वहां पे पापी ग्रहों के साथ बैठा होगा, जब वो वहां पे दुख भाव के ग्रहों के साथ बैठा होगा, तब वो कहेगा मार दो। तब वो अपनी दशा के अंदर मरणांतक जीवन की स्थिति पैदा करेगा, दुख की, वेदना की, पेन की और तकलीफों की जिंदगी को लेके अपनी दशा में आएगा। ठीक है। अब समझ में आ गया सब? जी जी। हाँ, गीता जी बोलिए।
सर व्हेन यू से कि केंद्राधिपति दोष मतलब ये 8th लॉर्ड का दोष सूर्य और चंद्र की लॉर्डशिप को नहीं लगता, व्हाट आर वी ट्राइंग टू से कि ये लोग नेगेटिव फल नहीं देंगे 8th हाउस का? नहीं, 8th हाउस को ना पहले तो नेगेटिव बोलना बंद कीजिए, क्योंकि 8th हाउस से जीवन की सबसे बड़ी, हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो 8th हाउस से आती है। 8th हाउस से आयु आती है। तो आपको यूं समझना होगा कि 8th हाउस बुरा हाउस नहीं है, क्योंकि वहां से आयु आती है, आयु देखी जाती है। वो तो हम 8th हाउस को मृत्यु का भाव क्यों बोल देते हैं, क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव साइड में चलता है। क्योंकि जहां से जो चीज आती है ज्योतिष में, जिस भाव से, उसी भाव से उस चीज का खराब होना भी आता है। यानी कि पत्नी या पति अगर सप्तम भाव से आ रहे हैं, तो सप्तम भाव के पीड़ित होने से पति और पत्नी से झगड़ा, या पति और पत्नी का ना होना, या उनकी मृत्यु होना, वो भी वहीं से आएगा। नहीं सर, जब आप बोलते हो कि इनको दोष नहीं लगता, इसका क्या आप मतलब है? पहले ना, आप ऐसा नहीं, एक तो माइंड के आप आयरन कर्टन हटा के आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर ना समझा के दे रहा हूँ, मैं आपको एक एनालॉजी दे रहा हूँ। आपको पहले ये समझना होगा, जिस एनालॉजी को मैं आपको दे रहा हूँ, वो एनालॉजी या वो एक एग्जाम्पल ये है कि जिस भाव से ज्योतिष के अंदर जो चीज आती है, उसी भाव से उस चीज का समाप्त होना भी आता है। अगर माता हमारी चतुर्थ भाव से आती है, तो एक व्यक्ति को जन्म के समय से ही माता का सुख न मिलना भी चतुर्थ से आएगा। सुख अगर हमारा चतुर्थ से आ रहा है, डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस अगर हमारी चतुर्थ से आ रही है, तो चतुर्थ भाव के पीड़ित होने से ही हमें डोमेस्टिक पीस, हैप्पीनेस, माता का सुख, ये सब इससे हम पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। अब रही बात आयु भाव की, हम आयु भाव को मृत्यु भाव क्यों बोल देते हैं? क्योंकि आयु का ना होना भी उसी भाव से आएगा, और आयु का अच्छा होना भी उसी भाव से आएगा। इसलिए हम उसको मृत्यु भाव कह देते हैं, क्योंकि आयु किसी न किसी मुकाम पे जाके समाप्त हो जाती है। अब आपका प्रश्न ये है कि इनको अगर दोष नहीं लगता सूर्य और चंद्रमा को, तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य और चंद्रमा जिस समय रंध्रेश होकर लॉर्डशिप लेते हैं अष्टम भाव की, तो वो दोषी नहीं होते। चूंकि उनको फंक्शनली मेलेफिक नहीं होते, तो किसी भी दूसरे भाव पर जाकर वो फंक्शनल मेलेफिक होने का रोल अदा नहीं करेंगे। यानी अगर वो संतान भाव पे जाएंगे, तो संतान को नहीं समाप्त करेंगे, या संतान से रिलेशन नहीं खराब करेंगे। अगर वो धन भाव पे जाएंगे, तो धन से रिलेशन नहीं खराब करेंगे, नहीं धन के आगमन को रोकेंगे। अगर वो लगन पे जाएंगे, तो लगन को नहीं खराब करेंगे, लगन को जो है मजबूती देंगे, क्योंकि वो दोषी नहीं है सूर्य और चंद्रमा। अब ठीक है सर, आई हैव अंडरस्टूड सर। सर एक इसी में इसको अभी पूरा सुन लीजिए। लेकिन इसके साथ में क्या होता है कि अब ये जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, आयु भाव के स्वामी है, तो क्या दो लगन आ गए। एक तो चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होता है धनु लगन में, दूसरा मकर लगन में सूर्य अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या इनकी मृत्यु नहीं होगी? इनके क्योंकि इनका स्वामी सूर्य और चंद्रमा ल्यूमिनरीज हो गए? ऐसा नहीं है, मृत्यु तो इनकी भी होगी। उसकी वजह क्या होती है कि जो अष्टमेश होता हुआ ये ग्रह अब कहां प्लेस्ड है, ये भी तो आपको देखना है। गुड प्लैनेट इन ए बैड भाव अगर हो जाएगा, तो वो आयु में कुछ ना कुछ हनन करेगा, आयु को कुछ ना कुछ कम करेगा। और गुड प्लैनेट अगर बैड भाव में बैड प्लैनेट्स के साथ बैठ जाए, तो आयु को और कम करेगा। गुड प्लैनेट इन ए बैड भाव विद द बैड प्लैनेट्स एस्पेक्टेड बाय बैड प्लैनेट्स, तो आयु में हानि करेगा। आप समझ गए आप बात? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से समझ गए सर। सर ये एक और चीज पूछना था, आपने बोला कि लग्ना लॉर्ड इज ऑलवेज बेनिफिक एंड एनहांसेस द हाउस जिसको एस्पेक्ट करे या जिसके साथ संबंध बनाए। तो अगर शनि लग्ना लॉर्ड हो या मंगल लग्ना लॉर्ड हो, और कोई प्लैनेट को एस्पेक्ट करे या कोई भाव को एस्पेक्ट करे, तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे? टेक्निकली तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि लगन का जो स्वामी है वो, अब एक अमिताभ बच्चन जी की हॉरोस्कोप आप देख लीजिए, उसमें चतुर्थ में बैठे हैं शनि, और दसम को देखते हैं, छठे को देखते हैं, और उसके बाद लगन को देखते हैं। तो
उन्होंने दसम भाव को स्क्वीज तो नहीं किया। हाँ, ये है कि ग्रह अपने कारकत्वों को जरूर दिखाता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि साधारणम विशिष्टम च दशानाम द्विविधम फलम, दो ही तरीके से फल देता है। ग्रहणाम च स्वभावेन, ग्रह ने अपने स्वभाव के अनुसार भी देने हैं। स्थान स्थिति में बसें च, इसमें वो स्थान स्थिति में बसें च में वो लगन का स्वामी हो गया तो शुभस्त हो गया, शुभ ग्रह हो गया। लेकिन ग्रह के स्वभाव को आप कैसे वहां से बदल देंगे? ग्रह का स्वभाव क्या है? शनि का हार्ड वर्क का, शनि का स्वभाव है हार्ड वर्क का और कॉम्पैक्ट लाइफ स्टाइल का, नॉट लिविंग मच टू वन सेल्फ, मतलब अपने लिए समय को न रखना और अपने काम में, काम भाव को देख, काम मतलब वर्क एरिया को देख रहा है 10th हाउस को, तो काम में ही अपने आप को झोंक देना। तो वो काम ही काम करते रहे जब वो स्टारडम में थे। अभी भी इस उम्र के अंदर आके केबीसी के भी वो कितने वो काम कर रहे हैं और साथ में बहुत सी मूवीज भी कर रहे हैं। तो शनि अपनी प्रकृति को कैसे छोड़ देगा? क्योंकि जब ऋषि पाराशर ने कह दिया कि ग्रहणाम का स्वभावहीन, ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार भी फल देगा और जिन स्थान स्थिति जो उसके वश में है उसके अनुसार भी फल देगा। तो उन स्थान स्थिति के वश के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि वो लगन का स्वामी एक ट्रम्प कार्ड है, तो उसने उनके काम को तो बढ़ा है। जैसे आम आदमी के लिए 100 सुनार की, उनके लिए एक लोहार की, एक मुहावरा है। तो एक फिल्म का उनको जो है 60-70 करोड़ रुपए मिलता है। अब समझिए आप बात। हाँ जी सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, नहीं, कमीशन कौन से घर से? गीता जी एक मिनट, हाँ, गीता जी 2 क्वेश्चन एक बार में पूछे, क्योंकि ये 4 हाथ। इट्स नॉट अ क्वेश्चन, जस्ट वांट टू नो कमीशन कौन से घर से देखते हैं? 8th हाउस से देखते हैं कि 3rd हाउस से देखेंगे? देखिए, छिपा हुआ जो कमीशन होता है, जो कि पब्लिक के सामने जो चीजें हम नहीं दिखा पाते, वो अष्टम भाव से आती है। पहले आप ये कॉमन सेंस हमेशा याद रखिएगा, अष्टम भाव से आने वाली चीजें छिपाव की होती है। इसीलिए अष्टम भाव से NIA आता है, अष्टम भाव से ED आता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, इस तरह के जितने भी संस्थान, CBCID, जो छिपाव में काम करते हैं, एस्पियोनेज के काम करते हैं, ISI जैसे काम करते हैं, वो सब अष्टम भाव से आते हैं। और जैसे जिहादीज जो काम करते हैं छिपाव से, गुरिल्ला वॉरफेयर से, नेक्सलाइट जो करते हैं, वो अष्टम भाव से आते हैं। तो जो कमीशन है, जो छिपा का कमीशन है, छिपा हुआ कमीशन, जैसे आप पब्लिकली जिसको आप डिस्क्लोज नहीं करते, वो कमीशन अष्टम भाव से आता है। और 11th हाउस से वो कमीशन आता है जो कमीशन डॉक्यूमेंटेड होता है। यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में अगर आपको कोई कमीशन मिल रहा है, उस कमीशन पे आपको टैक्सेस पे करने हैं, गवर्नमेंट के सामने वो खुली किताब है, वो आपके 11th हाउस से आएगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी डीलिंग से कमीशन कमाया तो वो अष्टम से आएगा, क्योंकि वो आपके इच्छा पे निर्भर करता है। क्योंकि कमीशन जो है कोई भी आपको चेक से नहीं देता, अगर वो आपको चेक से पे करेगा। जैसे बिल्डर्स अगर कोई अपने फ्लोर को बेचते हैं, बिल्डर्स अगर किसी मकान को इन्फ्लेटेड दाम में बेचते हैं, सेकेंड सेल में बेचते हैं बिल्डर्स खुद, तो वो हमेशा कैश नहीं लेते, वो हमेशा चेक से पेमेंट लेते हैं। क्योंकि जो खरीदने वाला है, खरीदार बैंक से लोन लेता है, तो वो 11th हाउस से आएगा, क्योंकि उन्हें टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट को दिखाना है। लेकिन अगर किसी ने 30,000 रुपये भी उसमें से कैश ले लिया, तो वो अष्टम भाव से कमीशन आएगा। थैंक यू सो मच सर। हाँ, पूनम जी बोलिए अपना, सब लोग जिन जिन का हो चुका क्वेश्चन वो अपने हाथ नीचे कर लीजिए। सर मिथुन लगन में जी हाथ नीचे कर लीजिए। सर मिथुन लगन में जुपिटर, सर मिथुन लगन में अगर जुपिटर अष्टम में है तो वो मकर राशि में आएगा, ठीक है सर। और जुपिटर मकर राशि में नीच का होता है, तो शायद आपने पीछे कुछ ऐसा बताया था क्या कि जब कोई नीच का प्लैनेट अष्टम में आ जाए तो उसकी नीचता भंग हो जाती है? हाँ जी, बताया था। पहले तो बताइए कि किस लगन की बात करें आप, किस लगन की बात करें? सर मिथुन लगन की बात कर रही हूँ। हाँ, मिथुन लगन में मकर राशि पड़ेगी जी। मिथुन लगन में अष्टम भाव में मकर राशि पड़ती है और नवम भाव में कुंभ राशि पड़ती है। आप लोगों को मैंने एक नियम और भी बताया था कि ग्रह की मूल त्रिकोण राशि ही ये डिसाइड करती है कि ग्रह शुभ परिणाम देगा या अशुभ परिणाम। क्योंकि इस शनि की मूल त्रिकोण राशि चूंकि नवम भाव में पड़ती है, तो शनि ने अशुभ फल नहीं देने हैं। शनि तो शुभ हो गया मिथुन के लिए, लेकिन वहां पे बैठा हुआ जो गुरु है वो नीच का हो गया।
और गुरु जिस समय अष्टम भाव में कोई भी ग्रह अगर नीच का होता है उसका स्वतः नीच भंग हो जाता है। अब ग्रहों का नीच भंग दो कारणों से हो सकता है। चंद्रमा से केंद्र पे आने पे, चंद्रमा से उसके राशिनाथ के केंद्र पे आने पे, चंद्रमा से उसके उच्चनाथ के केंद्र पे आने से। मतलब गुरु का उच्चनाथ क्या हुआ? मकर का स्वामी मंगल, अगर वो चंद्रमा से केंद्र पे है तो भी नीच भंग हो जाएगा। ग्रह का नवमांशा में जाके उच्च का हो जाने से तब भी ग्रह का नीच भंग हो जाता है। और उसी प्रकार से अष्टम भाव के अंदर अगर ग्रह नीच का है तो उसका स्वतः नीच भंग हो जाएगा। और सर आप ये बात कह रहे हैं ना, केंद्र अधिपति दोष जुपिटर को तभी लगेगा जब बलवान गुरु या शुक्र। सर बलवान से आपका क्या मतलब है? यही कि वो रेट्रोवर्टेड और डेप्रिकेटेड ना हो? नहीं, बलवान गुरु शुक्र का मतलब है कि गुरु मतलब एक ऋषि ने ना सिंबली यूज की है। उन्होंने ये कहा है कि ताकि किसी भी पढ़ने वाले के मन में किसी भी तरह का की दुविधा ना रहे कि ये बलवान ही होने पे स्थिति होगी या निर्बल होने पे भी होगी। जहां उन्होंने गागर में सागर है, ये जहां उन्होंने बोल दिया कि बलवान गुरु शुक्र है, उसका मतलब है उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया कि अगर वो ग्रह बलवान भी हो तो भी, अगर वो ग्रह बलवान भी हो तो भी उसको केंद्राधिपति दोष लगेगा। जैसे मिथुन लगन के अंदर गुरु अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए, द्वितीय भाव में वो उच्च का हो गया तो वो बलवान हो गया, लेकिन उसे केंद्राधिपति दोष उसे तब भी लगेगा। अब यहाँ पे स्थिति, अब चूंकि आपने जो है इसको रिलेट किया है अष्टम भाव से, तो पहले तो नियम को ये समझ लीजिए, दुख भावों में अगर वो केंद्राधिपति दोष वाला ग्रह जाएगा तो उस दुख भाव को खराब करेगा, ये 100% है। नीच भंग राजयोग सेकंड फेज में काम करता है। कोई भी ग्रह जो नीच का होता है और उसका नीच भंग होता है, सबसे पहले नीच के ग्रह के फल उस व्यक्ति के जीवन में आते हैं, उसके बाद सेकंड ऑर्डर पे जाके वो नीच भंग के आते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसका गुरु इंद्राधिपति दोष के साथ अष्टम भाव पे बैठ गया, उसको लैक ऑफ कंसंट्रेशन दे देगा, उसको जो है उसको बढ़ती भी उम्र में जाके रिसर्च की प्रवृत्ति देगा। उम्र बढ़ जाने पर, क्योंकि नीच भंग राजयोग का तब असर उसे मिलेगा क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का भाव भी है। अध्यात्म की जो उसको उन्नति देगा वो बढ़ती हुई उम्र में जाके देगा, बचपन से नहीं देगा। इसी प्रकार से वो चूंकि ज्ञान का, विद्या का प्लेनेट है, तो ज्ञान और विद्या का प्लेनेट होने की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ग्रह ग्रहणान स्वभावीन, स्वभाव को आपने पहले पकड़ना है। इसका मतलब ग्रह का स्वभाव क्या है? वो विजडम का प्लेनेट है, वो समझदारी का प्लेनेट है, वो बहुत से एरर ऑफ जजमेंट बचपन में कराएगा। और गुरु से बड़े भाई आते हैं तो बड़े भाई से वंचित करेगा या बड़े भाई की तबीयत को खराब करेगा और बाद में अच्छा कर देगा। ये है। थैंक यू वेरी मच सर। वैसे ना डॉक्टर पूनम, आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कुंडली में एक ग्रह से कोई नियम नहीं निकलते। ग्रहों के नियम होते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे इस क्लास में आगे बढ़ेंगे तो आप कॉम्पोजिट टेक्निक सीखेंगे। कॉम्पोजिट टेक्निक का मतलब होता है इसमें सारे के सारे नियमों का निचोड़ जो है कुंडली पे लगाया जाता है, उसी से फल आते हैं। तो सिर्फ एक प्लैनेट से आप ये बता सकते हैं कि वो किन चीजों में सक्षम है और कैसा वो कर सकता है, लेकिन आप डेफिनेटली इस बात को नहीं कह सकते। अब जैसे नीच का गुरु अगर अष्टम में बैठा है और शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है तो बड़े भाई को फिर भी दिला सकता है, बड़े भाई से संबंध भी दिला अच्छे करा सकता है, लेकिन आप बीच बीच में कुछ ना कुछ किरकिरी जरूर कराएगा। थैंक यू सर। वेलकम। अजय, नमिता जी आपने हाथ अभी खड़ा किया हुआ है। हाँ सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा। जैसे आपने बताया कि केंद्राधिपति दोष लगता है, तो अगर मेष लग्न की कुंडली है और उसमें 7th हाउस में शुक्र है की राशि पड़ी है तो उसको केंद्राधिपति दोष लगेगा, लेकिन अगर शुक्र वहीं बैठा है तो वो मालव्य योग भी बनेगा। तो सर हम इसको अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे, किस तरह से देखेंगे? देखिए वैसे तो आपने बहुत आगे की क्लास का पूछ लिया है।
आपको एक अच्छा, बात अच्छा। बताऊं, जो राजयोग होते हैं ना, वो राजयोग हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होते हैं। जो भी राजयोग कुंडलियों के अंदर बनते हैं, वो राजयोग आपके पूर्व जन्म में किए गए अच्छे पुण्य के कर्मों को दिखाते हैं। लेकिन ज्योतिष में कोई चीज ओवरराइट नहीं होती। राजयोग होने से प्लेनेट की तासीर में तो परिवर्तन थोड़ा होगा कि वो मलव्य राजयोग महापुरुष पंच महापुरुष योग बना देने की वजह से बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो प्लेनेट केंद्राधिपत्य दोष के साथ है। तो अब जैसे हिटलर की कुंडली भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। हिटलर की कुंडली में पंच महापुरुष योग मलव्य महापुरुष योग सप्तम भाव में शुक्र के में रुचक बनता था। सॉरी, एग्जाम्पल नहीं चलेगा। उनके उसमें तुला लगन की कुंडली है और रुचक बन रहा है, रुचक पंच महापुरुष योग। खैर, रुचक की तो अपनी प्रवृत्ति भी वही है, बैटलफील्ड की और की, क्योंकि वो मंगल से बनता है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, जैसे ये मलव्य महापुरुष योग इसके बनता है पृथ्वी के उसमें, लेकिन वो अब वो त्रिकोण का स्वामी हो गया, तो इसलिए वो शुभस्त हो गया, शुभ ग्रह है, तो वो भी एग्जाम्पल नहीं बना। तो इसके लिए मुझे ढूंढनी पड़ेंगी कुंडलियां देखने के लिए। लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि इसका आंसर ये है कि अगर किसी व्यक्ति का अगर केंद्राधिपत्य दोष है और उसके अलावा उसमें पंच महापुरुष योग बन रहा है, तो आपको ये समझ लेना है कि जीव की हानि तो वो करेगा। जैसे सप्तम भाव का आपने एग्जाम्पल लिया, किसी की मेष लगन की कुंडली है और सप्तम भाव में पंच महापुरुष योग मलव्य महापुरुष योग बन रहा है, यानी शुक्र तुला राशि के अंदर है, तो वो तुला राशि के अंदर महापुरुष योग को बनाएगा। तो उसे वहां उसी भाव से हम पद प्राप्ति भी देखते हैं और उसी भाव से हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति को मान सम्मान समाज के अंदर क्या मिलता है और उसका डेली रूटीन क्या है और उसको कितनी इज्जत बख्शी जाती है। सब में तो वो व्यक्ति को महापुरुष योग का पूर्ण फल देगा, लेकिन जीव की हानि करेगा। तो सप्तम भाव से आने वाला जीव कौन है? उसका स्पाउस, यानी स्पाउस को लेकर वो हमेशा तबीयत खराब होने, रिलेशनशिप खराब होने को लेकर वो परेशान रहेगा, क्योंकि वो केंद्राधिपत्य दोष का ग्रह है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। और नीचे कर लीजिए। आपने किसी और ने कुछ पूछना हो, नहीं तो हम आज की क्लास में चलते हैं। आज कनिका ने कोई प्रश्न ही नहीं पूछा। क्यों कनिका? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, तो एक्वेरियस लग्न में, आपका पूरा शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सर हाँ, देवजीत बरुआ। देवजीत बरुआ। अच्छा, आप पूछ रहे हैं, ठीक है। सर एक्वेरियस लग्न में आपका हाँ। शनि है लग्नपति, तो उसका एक राशि आपका 12 में पड़ता है, उसका इफेक्ट कैसे होगा? देखिए, वो मैंने आपको ना एक नियम बताया था, लग्न व द्वितीयेषु परेशान साहचर्यत स्थानांतरान उगुनियन भवतो फलदायक। इस श्लोक का मतलब क्या है? मध्य पाराशरी में, लघु पाराशरी में जो श्लोक है, श्लोक का मतलब ये है, लग्न से वैभाव और लग्न से द्वितीय भाव में पड़ने वाली राशियां, उनके अपने स्वयं के कोई फल नहीं होते, उनके फल उनकी दूसरी राशि निर्धारित करती है। अब आपने कहा एक्वेरियस लगन, यानी कि कुंभ लगन। कुंभ लगन में मकर द्वितीय भाव का स्वामी है, मकर राशि द्वितीय द्वादश भाव का, तो उसका जो फल होगा वो फल निकलेगा उसके लगन की राशि के अनुसार। और लगन का स्वामी त्रिकोण का स्वामी है। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदा। त्रिकोण का स्वामी सर्वदा शुभ फल को देने वाला ग्रह होता है। ओके सर, तो उसका मतलब वो शुभ ही फल देगा। थैंक यू सर। राजेंद्र साहब, आपका पूरा शुभ नाम क्या है? जी, राजेंद्र शर्मा। मैं आपको रीनेम कर दूं ताकि मुझे याद रहेगा। जी जी बोलिए। सर, मैं ये पूछ रहा था कि केंद्राधिपत्य दोष से ग्रसित भाव के लिए आपने बता दिया कि 3, 6 में 8 में बैठेगा, 6, 8, 12 में बैठेगा और केंद्र त्रिकोण में बैठेगा, उसके फल बता दिए। लेकिन दूसरे भाव में ग्रह बैठ जाए तो क्या फल होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, दूसरा भाव जो है वो वेल्थ का भाव होता है। मैंने आपको बताया था शुभ ग्रह और शुभ ग्रहों के बारे में। मैंने आपको बोला था कि जो शुभ भाव है
उसी प्रकार से मैंने आपको एक प्रिंट आउट भी दिया है, उसमें भी मैंने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि जो शुभ ग्रहों की हायरार्की होती है, हायरार्की का मतलब है टॉप के शुभ ग्रह से नीचे उत्तरोत्तर कम शुभ ग्रह। पहला जो भाव होता है, पहला जो सबसे शुभस्थ भाव है वो त्रिकोणों का भाव है। दूसरा मैंने आपको बताया था, दूसरा जो शुभस्थ भाव है वो केंद्र का भाव है। तीसरा मैंने आपको बताया था जो शुभस्थ भाव है वो एकादश भाव है, और चौथा मैंने आपको बताया था द्वितीय भाव है। ये तो द्वितीय भाव भी शुभ भावों में माना जाता है क्योंकि ये वेल्थ का भाव है। तो अगर वो द्वितीय भाव में भी बैठेगा तो भी वो शुभ परिणाम देगा। ठीक है सर। और मैं पहले ही क्लास के कई लोगों को इसका प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं कि द्वितीय भाव जो है मारक भाव है या मार्केश है। तो मार्केश नहीं है, वो आपके खाने पीने का है, वेल्थ का है, वो आपके स्पीच का है, ऑर्नामेंट्स का है यानी कि गहनों का है, और इसके अलावा वो आपके वाणी का है, और वो आपके एम्पावरमेंट का है। एम्पावरमेंट का मतलब आप कितने रिसोर्सेज रखते हैं। पार्टी वेयर के क्लोथिंग्स वहीं से आते हैं, और उसी द्वितीय भाव से हमें ये पता चलता है। एम्पावरमेंट क्यों पता चलता है? क्योंकि चतुर्थ भाव राज सिंहासन का माना जाता है वैदिक ज्योतिष में। लाल किताब में तो प्रथम भाव को राज सिंहासन मानते हैं, लेकिन असली में जो राज सिंहासन है, कॉरोनेशन जहां से राजपोशी होती है, वो चतुर्थ भाव होता है। और राजकाज का भाव जो है दसम होता है। यानी कहने का मतलब है मिसेस जो एलिजाबेथ सेकंड की हॉरोस्कोप में अष्टमेश जो वसीयत का स्वामी था सूर्य, मकर लगन की कुंडली में वो उच्च का होकर वह सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा था, और उसका डिस्पोजिटर या उसका राशि का नाम वो मंगल, वो उच्च का होके लगन पर बैठा था। तो उनका जो है वो कॉरोनेशन की लाइन में नहीं थी। मतलब कहने का मतलब है अगर एडवर्ड इर्थ ने मिस सिम्पसन, जर्मनी की मिस सिम्पसन की वजह से अपना थ्रोन एब्डिकेट या अपने राजकोषी को नहीं छोड़ा होता, तो जॉर्ज फिफ्थ किंग नहीं बनते। और जॉर्ज फिफ्थ क्योंकि किंग नहीं बनते, तो जॉर्ज सिक्स नहीं बनते, तो एलिजाबेथ नहीं बनती। तो ये जो है अष्टम भाव जो वसीयत का है, उसका स्वामी सूर्य उच्च का होके चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव जो है वैदिक ज्योतिष में राजपोशी का है, कॉरोनेशन का है। जैसे श्री रामचंद्र की कुंडली के अंदर जो कर्क लगन की कुंडली है, उस कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव के स्वामी की दशा के आ जाने की वजह से उनकी राजपोशी हाथ से निकल गई, क्योंकि वो क्रूर ग्रह था, और क्रूर ग्रह के अलावा वो पापी प्रभाव दे रहा था। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि जैसे फोर्थ हाउस है, अब जो हमारे ये राजकोषी का भाव है चतुर्थ भाव से लाभ का भाव द्वितीय हो जाता है। जो यहीं से हम चतुर्थ भाव से ही हम पब्लिक सपोर्ट भी देखते हैं। चतुर्थ भाव से हम देखते हैं मासेस को भी देखते हैं, पब्लिक को भी देखते हैं। उसके लाभ यानी उसके एकादश का भाव कौन सा है? द्वितीय। इसीलिए द्वितीय भाव को एम्पावरमेंट का भाव कहते हैं, रिसोर्सेस होने का भाव कहते हैं। मतलब आपके अंदर कितनी क्षमता और कितनी आपकी शख्सियत के पीछे कितने लोग खड़े हैं, या आपके एक बोल देने पर कितने लोग आपके साथ पीछे चलते हैं, उसका ये भाव होता है। इसलिए द्वितीय भाव को हम शुभ क्यों मानते हैं? सिर्फ इसमें इसके स्वामी का मार्केश हो जाने से ये खराब नहीं हो जाता, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेजॉरिटी ऑफ सिग्निफिकेशन हैं, हरकत हैं, वो सारे अच्छे हैं। भोजन है आपका, आपका लिक्विड पैसा है, आपका कुटुंब है, आपकी वाणी है, आपके परिवार के सभी लोग हैं, और इसी प्रकार से वहां से ऑर्नामेंट्स आते हैं यानी कि आभूषण गहने, और वहीं से पार्टी वेयर के क्लोथिंग्स आते हैं, और वहां से लिक्विड कैश तो मैं आपको बता चुका हूं, वहीं से आपका खान पान भी आता है, और वहां से आपकी स्पीच भी आती है, वहीं से आपका एम्पावरमेंट आता है, वहीं से आपकी वेल्थ आती है। इसलिए ये भाव शुभ है। जी सर। आपको समझ में आ गया राजेंद्र शर्मा जी? जी सर। अपना हाथ नीचे कर लीजिए।
हाँ कनिका बोलिए। सर ये जो आपने अभी बोला कि सेकंड और 11th, अगर ये कुंभ लगन में, यही मेरा लास्ट टाइम भी क्वेश्चन था कि अगर इसमें कुंभ लगन में या सिंह लगन में जुपिटर और मरकरी बन जाएंगे इनके लॉर्ड्स, वैसे सिंह लगन तो मरकरी बिकम्स, और वो 7th में हाउस में आ जाएगा, फिर वो मार्केश की तरह एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? आपको मैं ना, देखिए कनिका, बात को समझने की कोशिश कीजिए जी। इस बात को ना आप अपने माइंड में सीमेंट कर लीजिए प्लीज। मार्केश कब मार्केश बनता है? फिर मैं आप लोगों को मेरे ख्याल से ये 14-15वां बात बता रहा हूँ। मार्केश जमावड़े में मार्केश बनता है। मार्केश का मतलब है कि आपके घर में या मेरे घर में 5 मित्र आए, पांच मित्र, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म अंतर, प्राणांतर, 5 मित्र आए। 5 मित्रों ने कहा कि आज जुआ खेलते हैं। 4 मित्रों ने कहा या 3 मित्रों ने कहा जुआ खेलते हैं। अब जुआ खेलना, दिवाली का समय आ गया। अब ये नेगेटिव बात है, क्योंकि एक नेगेटिव बात है और मेजोरिटी स्पीक में नेगेटिव बात। आप लोगों से किसी के ना बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है, तो आप बंद कर लीजिए अपना म्यूट करके रखिए आप लोग अपने आप को। ठीक है, बैकग्राउंड में काफी शोर आ रहा है, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा शोर, तो आप अनम्यूट तभी कीजिए जब आपने कोई प्रश्न पूछना हो। तो कनिका आप समझ रहे हैं? अब ये मेजोरिटी में अगर आ गए और 2 लोगों ने कहा जुआ नहीं खेलते, लेकिन 3 लोगों ने कहा जुआ खेलते, क्योंकि दिवाली का समय है और ये शगुन माना जाता है। तो ये जो बाकी 2 हैं वो भी कहेंगे चलो यार, जब बाकी कह रहे हैं तो जुआ ही खेल लेते हैं। या जुए का भी एग्जाम्पल मतलब 5 लोगों की मंडली है, उसमें मेजोरिटी ने कहा आज पिक्चर चलते हैं, तो सारे बाकी लोग नहीं भी मान रहे हैं, 2 लोग, तो भी मेजोरिटी स्पीक के अनुसार ये चलेगा, वो कहेंगे चलो पिक्चर हुआ। अब ये 5 लोगों का मामला है, उन्होंने कहा नहीं कीर्तन में चलते हैं, या उन्होंने कहा कि आज जो है अक्षरधाम का मंदिर देख लेते हैं, या चैतन्य महाप्रभु के वहां पे कोई डिस्कोर्स हो रहा है वो देख लेते हैं, भगवत गीता पे कोई वहां प्रवचन है उसको देख लेते हैं। ये सारे के सारे अच्छी बात कर रहे हैं। तो ये मार्केश भी जो बैठा हुआ है, वो मार्केश के अलावा वो अच्छा भी है, एम्पावरमेंट का भी प्लैनेट है। वो पत्नी का भी, अगर वो सप्तम भाव का स्वामी है तो वो पत्नी का भी प्लैनेट है। और आपके इस राज समाज के अंदर आपको किस तरीके से देखा जाता है, कितनी इज्जत से देखा जाता है, उसका भी है। आपके डे टू डे के रूटीन का भी है, आपके बिजनेस पार्टनर का भी है, लाइफ पार्टनर का भी है। ये सारी अच्छी चीजों का वो मालिक है। और आपके दैनिक रोजगार का भी है, डे टू डे किस तरीके से आप अपना दिनचर्या चलाते हैं उसका भी है। तो वो अच्छी बातों की तरफ ही जाएगा, वो मार्केश क्यों बन जाएगा? नहीं सर, वो इसलिए पूछा क्योंकि अगर वो 11th का लॉर्ड है और आप कह रहे हैं कि 3, 6, 11 का भी खराब होता है प्लैनेट, तो सिंह लगन में इट बिकम सेकंड हाउस एंड द 11th हाउस लॉर्ड मरकरी। सो आई थॉट कि अगर सेकंड को हम मार्केश की संज्ञा लेते हैं और 11वें को हम बुरा कहते हैं, तो क्या फिर वो दोनों का इफेक्ट खराब करेगा? मैं समझ गया कनिका। देखिए त्रिशडाएश जो होता है, त्रिशडाएश मैंने आपको बताया कि ये मेहनत मशक्कत, क्योंकि ये अशुभ फलों को देने वाला ग्रह होता है। और उसके पहले मैंने आपको बता दिया, मैंने आपसे क्या कहा था, बुधस्तनु चंद्रो अपि तदस्तनु तद्वित नरेंद्रेशत्व दोषस्तु सूर्य चंद्रमसु। ऋषि पारशा ने क्लियर कट कह दिया कि मार्के ये जो है केंद्राधिपति दोष जो है सबसे ज्यादा गुरु और शुक्र को लगेगा। नंबर 3 पे उन्होंने कहा कि बुध को लगेगा, बुध को उससे कम लगेगा, और चंद्रमा को सबसे कम लगेगा। अब प्रश्न आपका ये उठा कि सिंह लगन के अंदर बुध की एक राशि जो है द्वितीय भाव की है और दूसरी राशि त्रिशडाय भाव की है, तीसरे छठे 11वें में 11वें भाव की। 11वें भाव का स्वामी जो है वो शुभ फल को देने वाला धन के मामले में है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो त्रिशडाय भाव है। तो अगर वो सप्तम भाव पे बैठ जाएगा, आपने एक पर्टिकुलर एग्जांपल सप्तम भाव का ही ले लिया, मैं सप्तम भाव की बात नहीं करता, कहीं भी वो बैठेगा वो मेहनत मशक्कत से संबंधित प्लैनेट बन जाएगा। किसी भी काम को आने में वो मेहनत कराएगा, उतनी आसानी से नहीं देगा। अगर सप्तम में बैठेगा तो विवाह के लिए वो डिले कराएगा, विवाह के लिए वो
एक लड़की को एक पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस दे देगा, उन प्रेफरेंसेस को लेकर उसका विवाह डिले कर देगा, या अगर विवाह होगा तो उसमें इनकम, क्योंकि माइंड का प्लैनेट है मरकरी। फिर मैं आपको याद दिलाता हूं कि नियम यही है, ग्रह ग्रहणाम च स्वभावी, ग्रह ने अपने स्वभाव के अनुसार देना। बुध क्या है? बुध एक ड्विंडलिंग प्लैनेट है। ड्विंडलिंग का मतलब वैसिलेटिंग। बुध की जो है प्रकृति है जो पेंडुलम की तरह से एक सिरे से दूसरे सिरे को जाती है। बुध एक फिक्सेशन ऑफ माइंड का नहीं है, जबकि गुरु एक ज्ञान का प्लैनेट है, वो ज्ञान के द्वारा अपने माइंड को फिक्स कर पाता है। लेकिन बुध अपने माइंड को फिक्स नहीं कर पाता, वो अली के बैगन की तरह वो जो है घूमता है। उसे आज आपने कोई चीज समझा दी तो वो समझ जाएगा, और दूसरे ने कोई बात समझा दी वो दूसरी बात समझ जाएगा। तो उसके प्रेफरेंसेस को वो चेंज करता रहेगा, पति के प्रेफरेंसेस को। तो उसमें इनकम्पैटिबिलिटी का जो एंगल है वो बढ़ जाएगा वैवाहिक जीवन में, क्योंकि त्रिशडाइश होकर भी उसका एक जिम्मेदारी बनती है कि उसने कुछ मेहनत, मशक्कत, डिफिकल्टीज क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात और बता दूं, प्रियंका, इस बात को याद रखिएगा। ये जो फंक्शनल मेलेफिक्स होते हैं, ये फंक्शनल मेलेफिक्स का, अगर पापी ग्रह अगर फंक्शनल मेलेफिक होते हैं तो इनका जो नुकसान होता है वो काफी बड़े लेवल का होता है। और शुभ ग्रह जो फंक्शनल मेलेफिक्स होते हैं तो उनका जो भी नुकसान होता है वो नुकसान बहुत मॉडरेट होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, किसी का शुक्र अगर फंक्शनल मेलेफिक है, यानी कि वो मार्केश भी है, वो द्वितीयेश और मार्केश होके, द्वितीय सप्तमेश होके कबल मार्केश हो गया देश लगन के लिए। तो शुक्र व्यक्ति को किस तरह की तकलीफ देगा? एंडोक्राइनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, डायबिटीज दे देगा, थायराइड दे देगा, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स दे देगा, पति पत्नी की विचारधाराओं को अलग अलग तरीके से निकाल के देगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है अगर वो फंक्शनल, नैसर्गिक रूप से अगर वो मेलेफिक है, नेचुरल वे में अगर वो मेलेफिक है और फंक्शनल भी मेलेफिक है, तो वो कोई भी घटना करेगा तो वो घटना इस तरह से होगी जैसे ट्रक से टक्कर होगी। जैसे एक व्यक्ति को क्रॉनिक डिजीजेज या क्रॉनिक एक्सीडेंट्स हो जाए, अगर वो सप्तम भाव पे बैठा होता, बुद्ध जैसा ना होता, आपने एग्जाम्पल अगर कोई और लिया होता, जैसे कि शनि है, मंगल है, अगर इस तरह के जो ग्रह हैं, अगर वो त्रिशडाइश होते और अगर वो द्वितीयेश होते या द्वादशेश होते, तो इन स्थितियों के अंदर नेचुरल मेलेफिक अगर फंक्शनल मेलेफिक भी हो गया तो वो ग्रह काफी ज्यादा पाप प्रभावों को देने वाला होगा। वो डाइवोर्स तक की स्थिति तुरंत क्रिएट कर सकता है। अब ये बात आपको क्लियर हुई है कि नहीं? जी सर। देखिए कनिका, वैदिक ज्योतिष से आसान कुछ नहीं है। वैदिक ज्योतिष में कहते हैं वही ज्योतिषी उतना बड़ा ज्योतिषी जिसका कॉमन सेंस जितना बड़ा। कॉमन सेंस का मतलब ये है, आप एक बात बताइए, पिंग पोंग की बॉल से, या यूं समझ लीजिए कि जो लॉन टेनिस की बॉल है, उस बॉल को किसी को मारा जाए तो उससे ज्यादा चोट लगेगी, या क्रिकेट की बॉल अगर मारी जाए तो उससे ज्यादा चोट? सही समझ गए सर। जितना उसकी इम्पैक्ट प्लैनेट का हैवी है, मतलब जैसे आपने मार्स और शनि बोला, जैसे आपने राम जी की कुंडली में सर बोला कि मार्स तो उनके लिए तो कर्क लगन के लिए योग कारक हो गया, फिर भी उसी दशा में आप कह रहे हैं कि उनकी नहीं 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 कालपुरुषी नहीं नहीं गई। नहीं 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 नहीं, मैंने आपसे कहा था रामचंद्र जी की जो हॉरोस्कोप है वो कर्क लगन की है। कर्क लगन की हॉरोस्कोप में चतुर्थ भाव में कौन सी राशि पड़ती है? तुला। मंगल। क्यों? 4 तुला, 5 6। तुला पड़ेगी। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। तुला में रामचंद्र जी के कुंडली में सारे ग्रह जो है उच्च के थे। तुला में उच्च का कौन सा होता है ग्रह? शनि। शनि। शनि कैसा ग्रह है? नैसर्गिक पाप प्रभाव का। पाप प्रभाव का। कर्क लगन के लिए वो फंक्शनल कैसा है? अकारक। जी। कर्क लगन के लिए वो काफी खराब प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि वो त्रिशडाइश है। यानी कर्क लगन की कुंडली में वो 11th का लॉर्ड है और चतुर्थ भाव का लॉर्ड हुए कर्क लगन के लिए। तो चतुर्थ भाव का लॉर्ड होके वो
उसका शुभत्व समाप्त हो जाएगा शुक्र का, और उसका जो है मॉडरेटली वो जो है नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डिस्पोजिटर, उस शनि का डिस्पोजिटर भी पापी प्रभावों का हो गया, और उस प्लेनेट का जो, और वो प्लेनेट बैठा कहाँ था, वो प्लेनेट उनकी कुंडली में नवम भाव में उच्च का होकर बैठा था राहु के साथ। तो किसकी जान ली? पिता की। नवम भाव से पिता आते हैं, क्योंकि जब माता कैकेयी के कहने से उनको वनवास हुआ तो उसमें मृत्यु किसकी हुई? राम लक्ष्मण सीता तो सभी जीवित थे, मृत्यु तो पिता दशरथ की भी, वेदना के द्वारा, उस दुख के द्वारा। और ताजपोशी किसकी छीनी? राजा राम की। शनि जो है, शनि कैसा ग्रह है कर्क लगन के लिए? शनि जो है, शनि रोगेश है, शनि आपके सप्तमेश है, मार्केश है, और अष्टमेश है, यानी मृत्यु कारक ग्रह है, और पिता के लॉस के भाव का स्वामी भी है। और शनि की दशा में आदमी को क्या मिलता है? बहुत मेहनत, मशक्कत, यानी कि उनको 14 वर्ष के लिए वनवास के यात्रा में क्या मिला? मेहनत, मशक्कत और युद्ध, दानवों को मारना। और शनि सेपरेटिस्ट है, पत्नी का बिछोह, पत्नी का एब्डक्शन, रावण से युद्ध। बहरहाल कुंडली अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको उस समय मैंने एक पासिंग रेफरेंस दिया था। जी जी, राइट सर, बट वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच। Trials and tribulations of Saturn. थैंक यू वसुंधरा। आपका एक मिनट नाम मैं इसमें यहाँ पे रीनेम कर दूं कि आपका नाम जहां तक मुझे याद है आईफोन नहीं है। हाँ जी, आज की हमारी क्लास अब प्रारंभ होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि सुनील जी की क्लास होती है आज उसकी लाल किताब की। वो मेरे कहने से उन्होंने उस क्लास को 9:15 से शुरू करना है, लेकिन मैंने अपनी क्लास को 9 बजने में 2 मिनट पे छोड़ देना है, ताकि आप उनकी क्लास में जिन्होंने भी ज्वाइन किया है वो उसको ज्वाइन कर सकें। 7 बजे से हमारी क्लास आज प्रारंभ हुई थी, इसी प्रकार से हमारी क्लास 7 बजे ऑन डॉट प्रारंभ हो जाएगी। आज 7:04 पर प्रारंभ हुई। मैं चाहता हूं कि मैं अभी तक लंदन तो नहीं गया हूं, और लेकिन मैं मेंटली बहुत ज्यादा इंग्लिश टाइम से चलता हूं, तो मैं 7 बजे कल क्लास को प्रारंभ कर दूंगा। क्योंकि एक ही चीज जो मैं प्रशंसक हूं अंग्रेजों का, उनकी टाइम की पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी का प्रशंसक। अच्छा देखिए, डिस्पोजिटर क्या चीज है? देखिए इसमें क्या है कि अब हम एक नए आयाम को समझने जा रहे हैं, क्योंकि ऋषि पाराशर ने कहा है ग्रह वीर्यानुसारे फलम गेयम दशासुचा, यानी कि ग्रह ने अपने वीर्य के अनुसार या बाहुबल के अनुसार कुंडली में दशा के दौरान फलों को देना है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोई ग्रह बाहुबल में कैसा है? यहाँ इस वैदिक ज्योतिष में राशि चार्ट को इतना सक्षम बनाया है ऋषि पाराशर ने कि आपको षडबल में जाने की, उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको अष्टक वर्ग में जाकर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको स्वतः आपको पता चल जाता है। आप जानते हैं कि ग्रह एक राशि विशेष में जाके उच्च के होते हैं, एक राशि विशेष में जाके ग्रह नीच के होते हैं, एक राशि विशेष में ग्रह मित्र राशि के होते हैं,
अब आप ये तो यहां तक तो आप समझ गए, अगर ग्रह उच्च का है तो उसका मतलब वो बाहुबल में अच्छा है। ग्रह अगर मित्र की राशि स्वराशि में है या मूल त्रिकोण राशि में है तो बाहुबल में बहुत अच्छा है। ग्रह अगर मित्र की राशि में है तो भी बाहुबल में अच्छा है, क्योंकि उसे उस राशि से सपोर्ट मिलता है। डिस्पोजिटर का एग्जाम्पल यूं समझ लीजिए कि जैसे सूर्य मेष राशि के अंदर है, डिस्पोजिटर एंड प्लैनेट का इस तरीके का, देखिए सिंपल सी बात है, अगर जैसे मुकेश अंबानी के जो बच्चे हैं, मुकेश अंबानी आप समझ लीजिए डिस्पोजिटर है, एक संरक्षक है। आप बताइए कि उन बच्चों की ने इस दुनिया में रेस की शुरुआत 1 लाख करोड़ से शुरुआत की है। 1,20,000 करोड़ से उन्होंने शुरुआत की है। अगर 2 हों और मैंने 1 20 बोल दिया हो तो मुकेश अंबानी जी को सॉरी, लेकिन बहरहाल जो भी है आप खुद समझ सकते हैं, एक संरक्षक, वह रिक्शा वाला है या कुली है, उसके बच्चे को सोचिए कितनी स्ट्रगल मिलेगी। ये ग्रह की स्थिति भी होती है। ग्रह का जो संरक्षक होता है वो उसका डिस्पोजिटर होता है। उसका डिस्पोजिटर यानी राशि का स्वामी, उसका राशि के स्वामी के साथ में एक अभिन्न संबंध होता है, एक अनब्रेकेबल रिलेशनशिप होता है, कभी ना टूटने वाला, जैसे पिता पुत्र का रिलेशन होता है। आप यूं समझ लीजिए कि सूर्य मेष राशि में अगर बैठे हैं तो न केवल ऐसे सूर्य उच्च के हो गए, साथ में उन्हें मेष राशि के सभी गुणों से उनको एंडाउड माना जाएगा। उनको माना जाएगा कि इस मेष राशि के सभी अच्छे गुण उनके ऊपर लागू हो गए, यानी कि स्टेमिना, ऐसे सूर्य लीडरशिप क्वालिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, किसी भी काम को करने में सक्षमता, स्टेमिना, और एक हैवी रूल, जैसे कि एक राजदंड की तरह से रूल को इस्तेमाल करना, और कभी ना थकने वाली एनर्जी का होना, और मंगल की जैसी तेजी और जल्दी, और ना थकने वाली एक कैपेसिटी, और मंगल का गुस्सा, ये सारी चीजें उस ऐसे सूर्य में मिलेंगी आपको। और यही सूर्य अगर तुला राशि में हो गए तो अब तुला राशि में इस तरह के सूर्य हो जाने से क्या हो जाएगा? अब आप समझते हैं तुला में जाके सूर्य नीच के हो गए, यानी एक तो उनका अपना बल समाप्त हो गया कि वो नीच के हो गए। तो सूर्य की जो प्रिंसिपल्ड अप्रोच होती है, सूर्य की जो अप्रोच होती है कि उसूलों की जिंदगी को जीना, और सूर्य को क्रूर क्यों बोला जाता है कि डिसिप्लिन की लाइफ को जीना। आप जानते हैं कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर को कष्ट देती है। अगर आपसे कहा जाए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ और उठ के आप जो है कुंडल क्रिया करो, योग करो, आप जो है स्नान करो, उसके बाद योगा करो, योगा करने के बाद भगवान की भक्ति करो, इस समय आजकल दुर्गा के दिन चल रहे हैं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, कुछ तकलीफ होगी ना? वो सूर्य ही कराते हैं, क्योंकि सूर्य जो है आदमी को शनि भी कराते हैं और सूर्य भी कराते हैं, मशक्कत मेहनत। मंगल का ये होता है, मंगल एक बस्ट ऑफ पावर है। मंगल को तो अगर लड़ाई के मैदान में भेज दिया जाए और कह दिया जाए लड़ाई जो है अनंत तक चलेगी, कुछ समय के बाद वो अपने पेड़ के नीचे सो जाएगा। मंगल को तो एक बस्ट ऑफ एनर्जी है, वो तो उस समय आ जाएगी, समझ आर्म्स उसके हाथ में, जब तक लड़ाई वो जीता या हारा नहीं। लेकिन एक सूर्य है जो रेजिलियंस के कारक है, जो बैकबेंड नहीं करते, तो हटी हैं। इसी वजह से एक मूवी आई थी मोहब्बतें, उसमें वो अमिताभ बच्चन को दिखाया था, वो उसका प्रिंसिपल दिखाया था इंस्टीट्यूशन का, ऐश्वर्या राय का पिता के रूप में, और शाहरुख खान की मूवी थी, बहुतों ने नहीं देखी होगी। मैं तो असल में वैसे तो मैं ज्यादा हॉलीवुड की मूवीज देखता हूँ, बट आई एम मूवी बफ, तो थोड़ा नॉलेज के लिए मैं देखता रहता हूँ, और सिनेमेटोग्राफी एंड एक्टिंग इन अदर्स। बहरहाल उसमें क्या दिखाया था, सूर्य का ताटक कर रहा होता है,
अमिताभ जी जो है सूर्य का त्राटक कर रहे होते हैं नदी के किनारे। त्राटक मतलब बिना आंखें झपकाए सूर्य को देखना, और कितने हेवी हैंड से वो अपने इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं, कितना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। इस तरह का जो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन सूर्य को इसीलिए हम क्रूअल प्लैनेट कहते हैं। पापी नहीं बोलते, क्रूअल बोलते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन वाले। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? डिसिप्लिन आपके शहर के अंदर एनफोर्स करता है, बाय हुक और बाय क्रुक। मींस अगर उनको जरूरत पड़ी बल प्रयोग करने की तो बल प्रयोग से भी करते हैं। लॉ क्या करता है? क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम भी डिसिप्लिन को और लॉ ऑफ ऑर्डर को, मतलब रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करता है, यानी कि उसको लागू करता है। तो बहरहाल कहने का मतलब, यह सूर्य अगर तुला राशि में बैठ जाए तो मतलब एक तो सूर्य की पावर खत्म हो गई, वो नीचे हो गए। अब ये सूर्य किस ग्रह से प्रभावित होंगे? शुक्र से, क्योंकि शुक्र की राशि है तुला, और शुक्र क्या है? क्षणिक प्लेजर का प्लैनेट है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। सूर्य तो प्लेजर से दूर भागते हैं, तो कितने डिस्कंफर्ट की सिचुएशन में आ गए कि वो प्लेजरेबल राशि में आ गए। और जो लिथार्जी की राशि है, जो टीवी, मूवी, सॉन्ग्स, फाइन आर्ट्स, इन सब की राशि है, वो राशि गाने की है, नृत्य की है तुला राशि, और इनडिसाइसिवनेस की है। तुला राशि क्या है? उसमें एक बैलेंस बना है, जो बैलेंस झूलता रहता है। वो डिसीजन मेकिंग की राशि है नहीं, और सूर्य तो डिसाइसिव प्लैनेट है, तो डिसीजन मेकिंग प्लैनेट है। तो आप क्या बोलेंगे कि सूर्य तुला में आते बहुत बलहीन हो गए। ये डिस्पोजिटर के साथ में प्लैनेट का अभिन्न संबंध होता है। अब इस व्यक्ति को तुला राशि के अंदर आके शुक्र, जो कि पत्नी का कारक है, उसे सूर्य की कुछ गुण तो मिलेंगे, ग्लोइंग स्किन तो मिलेगी, उसको सूर्य वाली कुछ चीजें तो मिलेंगी। वो कहने का मतलब है कि उसके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग वगैरह तो आएगी, लेकिन साथ में जो सूर्य मोरालिटी के, हाई मोरालिटी के प्लैनेट है, उनका जो मोरल है, मोरालिटी एंड मोरल बोथ, मोरल का मतलब एक आत्मबल की प्राप्ति होना, और मोरालिटी का मतलब वो है वो नीति जो समाज जिसको फॉलो करती है, उन सब में वो कमजोर पड़ जाएंगे। तो यानी कि डिस्पोजिटर जो होता है, जब तक कि आप कुंडली में दशा की जब आप विवेचना करते हैं, तो किसी भी ग्रह को ये डिस्पोजिटर से ग्रह का संबंध देखा जाता है। अब इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताता हूं कि ज्योतिष का नियम तो ये कहता है कि सपोज गुरु कर्क राशि के हैं, तो आप जानते हैं कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं, इनके डिस्पोजिटर चंद्रमा हो गए। किंतु बाई चांस अगर ये चंद्रमा इसी कुंडली के अंदर नीच के हों, तो ये गुरु की पावर समाप्त हो जाएगी, इस गुरु की उच्च की पावर समाप्त हो जाएगी, गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। इस गुरु का जो तो हमें दम्भ है कि मेरी कुंडली में गुरु उच्च के हैं, कि मेरी कुंडली में तो गुरु उच्च के हैं, इन्होंने तो बहुत अच्छे प्रभाव देने, लेकिन चूंकि उनका राशि का नाथ या डिस्पोजिटर चंद्रमा नीच का है, तो ये गुरु इनफेक्टस हो गए, नल एंड वॉइड हो गए, यानी कि इनकी पावर्स कुछ भी अच्छा करने में सक्षम नहीं होने वाले। तो इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि सूर्य अगर तुला राशि के अंदर है, और जो तुला राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, सॉरी तुला राशि में शनि, अगर तुला राशि में अगर शनि ग्रह हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं। तो ये शनि ग्रह जिनसे आने वाले कारकत्व तो इतने अच्छे अच्छे हैं, तो ये शनि हठी है, क्योंकि शनि हठयोग के प्लैनेट है, शनि रिसर्च के प्लैनेट है, शनि जो है मेंडिकेंट है, और शनि को वो एबंडेंस मिलती है, वो एबंडेंस मिलती है। शनि न केवल ज्ञान के बहुत बड़े स्रोत हैं, रिसर्च के भी बहुत बड़े स्रोत हैं।
और शनि को जो चीजें एबंडेंस में मिलती है, मतलब एबंडेंस का मतलब है प्रचुरता से जो चीजें मिलती हैं, वो कोई ग्रह उसके सामी नहीं है, कोई ग्रह उसको टक्कर नहीं दे पाता। इसीलिए आप देखते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं उनको क्या कमी है। अभी कोई गूगल में आ रहा था कि आज तक पिछले 7 सालों में सबसे महंगी शादी, एक पॉलिटिशियन का नाम आया था कर्नाटका के, उनकी बेटी की हुई थी, 500 करोड़ रुपए खर्च हुए, 90 करोड़ के ज्वेलरी थी, ये था। बहरहाल जो एबंडेंस पॉलिटिक्स में मिलती है वो आप सोच भी नहीं सकते, इंडस्ट्रियलिस्ट भी उसके करीब नहीं आ पाते। और जो पावर मिलती है, जो ताकत मिलती है और जो इज्जत मिलती है, लेकिन शनि अपने कारकत्व ही ना भूलिएगा। ये श्लोक आपको हमेशा याद रहना चाहिए। साधारणम विशिष्टम च दशानाम द्विविधम फलम। साधारण घटना है, विशिष्ट घटना है, दशा ने 2 ही तरीके से फल देने। ग्रहाणाम च स्वभावेन, भूलना नहीं है, ग्रहाणाम च स्वभावेन। चाहे आप वैदिक हिंदू एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे लाल किताब पढ़ रहे हैं, इसको याद रखिएगा, ये नियम शाश्वत सच है। ग्रहाणाम च स्वभावेन, ये आप लाल किताब में भी नहीं भूल सकते, ये शाश्वत सच है। ग्रह ने अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी स्वभाव और प्रकृति के अनुसार फल देने। स्थान स्थिति वशेन, और जिन स्थान स्थिति वो उसके वश में है, जिस ग्रह पे से युति है, जिन भावों का वो स्वामी है, जिन ग्रहों से वो दृष्ट है, जिन ग्रहों पे दृष्टि डाल रहा है, वो सब उसके वश में है। लेकिन ये जो सेंटेंस है, इसका जो फर्स्ट क्लॉज है, ग्रहाणाम च स्वभावी, ग्रह ने अपने स्वभाव के, अपनी प्रकृति के देने। तुला का शनि होने के बावजूद शनि आपको एक आनंद देगा मेहनत में। आपको मालूम है मिसेस गांधी ने मृत्यु के पहले 143 प्लेसेस पे इलेक्शन की रैलियां की थी। इट्स अ रिकॉर्ड। मोदी जी ने 98 से ऊपर इलेक्शन की रिकॉर्ड की रैलीज की थी। ये उनके जीवन का, जीवन पर्यंत ये उनकी तासीर बन जाती है, ये उनकी फितरत बन जाती है, इनका व्यक्तित्व बन जाता है जो उन्हें मेहनत कराता है। क्योंकि ग्रह ने अपने स्वभाव के अनुसार देना है। कि ग्रह बली तो हो गया, अब प्रश्न ये उठता है कि इसका डिस्पोजिटर शुक्र कब इस ग्रह को बली रहने देगा। कोई भी अपना कॉमन सेंस यूज करे। अखिल साहब आप बताइए, इसके डिस्पोजिटर की क्या स्थिति होनी चाहिए? सर मैं बता रहा हूँ सर, वही सूर्य के एग्जाम्पल का ही ले लेते हैं कि सॉरी आप शनि के बोल रहे हैं। अगर शनि का, अगर वो तुला राशि में उच्च का है तो शुक्र को भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर शुक्र यहाँ पर जो है, अगर वो नीच का हो जाएगा तो वो शनि की जो उच्चता है उसमें कमी आ जाएगी। और शुक्र को उच्च का स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्रीय जो डिस्पोजिटरशिप की थ्योरी है वो यही बताती है कि प्लेनेट अगर उच्च का दिख रहा है तो उसका जो राशि स्वामी है उसको भी बली होना चाहिए। एक्सीलेंट। इसको मैं ना थोड़ा सा स्टेप्स में बताऊंगा अब आप। हाँ सर बताएं सर। पहला स्टेप ये है, भावों को ऋषि पाराशर ने राशियों से ज्यादा महत्व दिया है। तो पहली बात आप ये समझिए कि किसी भी ग्रह की के बल का आकलन उसके डिस्पोजिटर के भावों पे बैठने से पता चलता है। यानी कि अगर उस राशि का नाथ तुला में बैठा हुआ शनि, उसका स्वामित्व शुक्र है, का राशि का नाथ शुक्र है, वो शुक्र अगर त्रिकोणों में बैठ जाए, एक्सीलेंट सिचुएशन। वो केंद्र में बैठ जाए, एक्सीलेंट सिचुएशन। फिर याद रखिएगा, मैं बैठना कह रहा हूं, ये स्वामित्व के लॉ की बात नहीं कर रहा हूं। ये केंद्राधिपत्य की बात अभी आएगी जो स्वामित्व की बात आएगी। केंद्राधिपत्य का मतलब हो गया कि जैसे ही आप केंद्राधिपत्य बोल रहे हैं तो अधिपति मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ प्लेसमेंट बोल रहा हूं। उसकी ओनरशिप हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो त्रिकोणों में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो,
द्वितीय भाव में बैठा हो, एकादश में बैठा हो। दूसरा, वो स्वयं उच्च का हो, डिस्पोजिटर, स्वराशिस्थ हो, स्वराशि से ऊपर मूल त्रिकोण राशि आती है। इन 5 ग्रहों की 2 राशियां स्वराशि होती है। मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। आप याद रखिएगा, मूल त्रिकोण राशियों का एक फॉर्मूला होता है। ग्रह की, सभी ग्रहों की ऑड राशि ही उनकी मूल त्रिकोण राशि है। ऑड, ODD, ऑड का मतलब हो गया विषम राशि, एक्सेप्टिंग 2 प्लैनेट्स। फिर सुन लीजिए, सभी ग्रहों की ऑड राशि, विषम राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, एक्सेप्टिंग 2 प्लैनेट्स। और 2 प्लैनेट कौन से हैं? पहला बुध, बुध की मूल त्रिकोण राशि है कन्या, और दूसरा चंद्रमा, उनकी मूल त्रिकोण राशि है वृषभ। वृषभ में चंद्रमा, वृषभ राशि में चंद्रमा 3 डिग्री तक उच्च के होते हैं, 3 डिग्री से 30 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि के होते हैं। तो अब गेटिंग बैक टू आवर पॉइंट, एक तो मैंने आपको बताया कि डिस्पोजिटर त्रिकोण में है, केंद्र में है, द्वितीय में है, एकादश में है, शुभस्थ है, शुभ भाव में बैठा है। दूसरा, राशिगत पोजीशन में जो अखिल साहब ने बताया वो बिल्कुल ठीक बताया, उच्च का हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि का हो। अब पिरामिड बना लीजिए, सबसे ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। उच्च का हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि का हो, अपनी स्वराशि का हो, यानी कि वो दूसरी राशि में बैठा हो। शुक्र जो है तुला में बैठा है तो मूल त्रिकोण का है, वृषभ में बैठा है तो स्वराशि है। उसके बाद मित्र राशि, उसके बाद सम राशि। बस यहीं रुक जाइए। सम राशि के बाद वो सम राशि तक उसका कुछ प्रभाव रहेगा उसके शनि के उच्च होने का। अगर वो सम राशि से नीचे गिर जाए, शत्रु राशि, नीच की राशि, सबसे नीचे, बॉटम, बॉटम, नीच की राशि, ये शनि इन्फेक्टस हो जाएगा। लीगल टर्म है इन्फेक्टस और नल एंड वॉइड। इन्फेक्टस का मतलब है ये समाप्त तो हो जाएगा, निस्तानुभूत हो जाएगा, इसकी कोई तासीर नहीं, कोई फितरत नहीं उस व्यक्ति को कोई भी अच्छे प्रभाव देने के लिए। आपको अभी तक जो मैंने बताया है, कल की क्लास में हम नक्षत्र पे चलेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा। सिर्फ मैं आपको इतना एक पॉइंट में आपको जरूर क्लियर कर देता हूं कि ज्योतिष का नियम क्या है। देखिए, वैसे समय हमारे पास बहुत कम रह गया है, चलिए मैं एक काम करता हूँ। देखिए, सबसे पहले ना एक नियम आप लिख लीजिए, इससे क्या होगा कि कल की क्लास हमारी आसान हो जाएगी। इसमें लिख लीजिए साइन, साइन के आगे डैश लगा लीजिए। साइन क्या इंडिकेट करता है? सोर्स। जो साइन होता है, राशि होती है, वो बताती है दशा के अंदर सोर्स क्या है। डिस्पोजिटर यानी कि उस राशि का नाथ क्या बताता है? ग्रह का पोटेंशियल। जिस राशि पे ग्रह बैठा है उस राशि का डिस्पोजिटर या उस राशि का नाथ क्या बताता है? ग्रह का पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब कि उसके अंदर क्या क्षमताएं हैं, क्या बाहुबल है, क्या उसके अंदर कर गुजरने की क्षमता है। और नक्षत्र क्या बताता है? नक्षत्र के आगे डैश लगा लीजिए, उस ग्रह का इन्वॉल्वमेंट। नक्षत्र बताता है वो कितना इन्वॉल्व होगा उस काम को करने में, और क्या डायरेक्शन, क्या दिशा वो लेने वाला है, जिस दिशा के अंदर वो प्लेनेट अच्छे परिणाम देगा। और उसका फंक्शनल रोल क्या बताएगा ग्रह का? फ्लेवर ऑफ दी दशा। फ्लेवर क्या होता है? आप चाय पीते हैं, लिप्टन की चाय पी, लिप्टन की चाय में लिकर भी होता है, लिक्वर बोलते हैं, और साथ में फ्लेवर होता है, खुशबू आती है। और सबसे ज्यादा खुशबू जो तबला वादक जाकिर हुसैन साहब को आती है, वो ताज में आती है। वाह ताज वाह, तो आती तो होगी कुछ खुशबू, तभी ऐड बना है।
तो इसका मतलब फ्लेवर जो होता है, जैसे ही आपके घर में खीर बनी और आपके पति ने एक चम्मच खाई और उन्होंने कहा बहुत अच्छी बनी है, और मुंह बना के बोला बहुत अच्छी बनी है, तो आप समझ गए इसका फ्लेवर क्या है। उन्होंने खुश होके कहा कि आज तो चमत्कार हो गया, बहुत अच्छी खीर बनी है, तो उसका फ्लेवर आपका बहुत अच्छा है। तो वो फ्लेवर कौन बताता है? फंक्शनल नेचर या फंक्शनल रोल ऑफ द प्लैनेट। तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा साइन के आगे डैश मार के आपने लिखा ये सोर्स को बताएगा, क्या सोर्स मिलने वाला है उस ग्रह को। डिस्पोजिटर क्या बताएगा? सर वो सोर्स मींस क्लियर करें सर। और सोर्स का मतलब ये होता है कि राशि, हर राशि का एक सोर्स होता है। राशि का सोर्स क्या है आप जानते हैं कि जैसे आपको राशि की दिशाएं होती हैं, राशि के अपने सोर्स होते हैं। तब कहने का मतलब है कि कुछ राशियां अग्नि तत्व की हैं, तो उनका राशि का सोर्स क्या है? अग्नि तत्व। कुछ राशियां जो है अर्धी साइंस हैं, यानी कि पृथ्वी तत्व की हैं। वो राशियों का एक डिटर्मिनेशन लेवल है, फिक्सेशन है, ऐसे के बारे में उनका जो वैल्यू सिस्टम है। एक राशि वायु तत्व की है, तो जो बहुत कल्पनाशील राशि है, उसका बार बार जो है वैसिलेट होना है। वो आज जो है मतलब वो जैसे गंगा गया तो गंगाराम और जमुना गया तो जमुनादास। फिर एक जलीय राशियां हैं जो छोटी सी बात में आंसू बहा देंगी कि आज सर ने तो 9:30 के बजे बदले 9 बजने में 3 मिनट पर क्लास रोक दी, आंसू आ गए इधर से इधर से। ऐसा होता है ना, ये जलीय राशि है। तो जलीय राशि का जो है वो, इसको तत्व कर ले, तत्व। इसको आप तत्व भी कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत कुछ आएगा। अभी आप देखिए क्लास को ना थोड़ा अनफोल्ड होने दीजिए। ठीक है सर। गंगोत्री से गंगा बहने लगी है, वो तो ये है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं, स्टूडेंट्स के हाथ में ना थोड़ा उंगली में दर्द होता है, इसलिए वो व्हाट्सएप पे कभी भी ये नहीं लिखते कि एक्सेलेंट क्लास। तो मैं समझ जाता हूँ कि वो पेन पकड़ा हुआ था उन्होंने 2 घंटे, तो उनके हाथ में दर्द हो गया, इसलिए नहीं लिखते। और इस वजह से अदरवाइज तो आप समझिए कि अभी तो गंगोत्री से गंगा बह चली है। अब जब भाई बहती हुई जाएगी तो आपको बड़ा मजा आएगा, और आपको तब पता चलेगा कि हमारा सब्जेक्ट जेनेरिक प्रेडिक्शन नहीं देता। हमारा सब्जेक्ट किसी भी दूसरे साइंस की तरह जेनेरिक प्रेडिक्शन नहीं देता कि ऐसा होगा ऐसा होगा, स्पेसिफिक प्रेडिक्शन देता है। वो सूक्ष्म दशा तक जाकर ये बताता है कि इस घटना का इस तरीके से होने वाली है। ऐसे नहीं बोलेगा कि राज सिंहासन पे बैठा है ये ग्रह और इसको जो है इसको पायदान नहीं मिल रहा है और इसको जो है वो इसको तुमको जगाना है, तुमको जब राज सिंहासन मिलेगा तो ये जग जाएगा। अरे ये तो बड़ा जेनरिक बात है यार, राज सिंहासन किसी को मिलेगा, कोई आईएएस में निकलेगा तो जग ही गया, सूर्य तो जग ही गया। किसी का मुक्केबाजी हो गई तो मंगल तो जग ही गया, मंगल जग जाएगा जी। ये कोई बात है? आपने लैंड खरीद ली तो आपका मंगल जग गया, मतलब जगाने की जरूरत, मतलब आप समझिए ना कि दूसरी साइंसेस कितना जेनरिक है। मैं असल में क्या है, मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो हर सब्जेक्ट पे अध्ययन कर चुका हूँ, लेकिन उन सब्जेक्ट्स को मैं नहीं पढ़ाता जिन सब्जेक्ट्स को मैं नहीं मानता। सब्जेक्ट्स को मैं बहुत ही जनरल व्यूज का मानता हूँ, जो सिर्फ कॉमन सेंस बताता है। अरे कॉमन सेंस से तो हर आदमी जो सी है ऐसे तो कॉमन सेंस, अगर कोई आदमी से पूछो यार मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, तो वो कह सकता है कि अगर तुम फेल नहीं हुए तो पास हो जाओगे, मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तुम्हारी टीचर का दिमाग थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब अलर्ट नहीं होगा तो तुम पास हो जाओगे, और अगर टीचर का अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया तो तुम फेल हो जाओगे। तो कुछ भी मतलब ये जनरल बातें हो गई। अच्छा देखिए, मैं वैसे लाया तो आज हॉरोस्कोप था आपके पास, अब समय की सर वो तत्व साइन हो गया, डिस्पोजिटर बताना है आपको, मतलब एक आप जो ओवरव्यू दे रहे थे। हाँ तो मैं जो आपको, नक्षत्र के बाद हाँ जो सोर्स जो है साइन का, जो साइन जो है वो सोर्स को बताता है कि क्या सोर्स रहेगा दशा के दौरान। जो उसका राशि का नाथ है वो ग्रह के पोटेंशियल को बताता है कि ग्रह के अंदर कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, कितना वो कर सकता है। जो नक्षत्र होता है वो ग्रह का दिमाग होता है, वो ग्रह का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, क्योंकि हम जो है मन से उन्हीं चीजों को करते हैं जिन चीजों को हम पसंद करते हैं। तो जो डिस्पोजिट जो नक्षत्र का स्वामी है वो आपके इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है लाइफ में, और किस दिशा में आप काम करेंगे। एक आदमी जो है वो नेगेटिव दिशा में काम करेगा या पॉजिटिव दिशा में,
छठा हाउस एक्टिव हो रहा है तो नक्षत्र का स्वामी ये बताएगा छठे हाउस से तो डिजीज, डिफिकल्टीज, लिटिगेशन, पुलिस एक्शन, एक्सीडेंट्स और क्रूएलिटी विद सेल्फ, क्रूएलिटी विद स्पाउस, क्रूएलिटी विद अदर्स, ये सारी चीजें आती हैं। डेट्स आता है, उसमें से नेगेटिव चीज की तरफ इसका दिमाग जाएगा कि पॉजिटिव साइड में जाएगा, वहीं से राइवल्स एंड कॉम्पिटिटर्स आते हैं। तो नक्षत्र और जो फंक्शनल रोल है प्लैनेट का वो फ्लेवर को बताता है। अगर वो फंक्शनल बेनिफिट है तो उसका फ्लेवर मिठास का है, और अगर वो फंक्शनल मेलेफिक है तो उसके फ्लेवर में कुछ किरकिरापन है। अच्छा, मैं आप लोगों के सामने ना थोड़ा सा आपको टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अभी 20:54 हुआ है, हमारे पास अभी भी 3 मिनट बाकी हैं, तो मैं आपको 3 मिनट, कल तो मैं आपको इसको डिटेल में दिखाऊंगा, आज मैं आपको एक हॉरोस्कोप क्विकली दिखा देता हूँ। हम 20:58 पे क्लास को हम बंद कर देंगे ताकि आप लोग एक चाय की चुस्की ले सकें उससे पहले कि आप जब दूसरी क्लास के अंदर एंटर करें। एक मिनट, ये सब आप लोगों को हॉरोस्कोप दिख रही है? दिख रही सर। हाँ जी। अब आप ये हॉरोस्कोप है श्री मुकेश अंबानी जी की, जो कि 19 अप्रैल 1957 को पैदा हुए थे, 7:13 सुबह के समय, और ये इनका बर्थ प्लेस है यमन, सऊदी अरेबिया। एडन बैरक में यमन में पैदा हुए थे, यमन में एडन बैरक में ये पैदा हुए थे। अच्छा देखिए, हमारे मुकेश अंबानी साहब के 4 ग्रहों के डिस्पोजिटर कौन है? सूर्य, शुक्र, बुध, केतु। आप लोग देख के बताइए। मंगल सर। मंगल। बहुत अच्छा, मंगल है इनके डिस्पोजिटर। और मंगल कौन है? मंगल यहाँ पे सर जो है क्या कहते हैं, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। और नहीं, मंगल है कौन? ये अर्थ, ये जो नहीं, मंगल है कौन? सर मंगल लग्नेश है, अष्टमेश भी है, और ये पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा हुआ है। एक मिनट, क्वेश्चन एक बहुत लंबा हम नहीं खींचेंगे। सर आप ही बोलिए सर। कनिका ने ठीक बताया, अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व नहीं है, पृथ्वी तत्व है। मंगल जो है पृथ्वी तत्व में बैठा है 2 नंबर की राशि में। पृथ्वी तत्व में जो है डिटर्मिनेशन आता है वृषभ राशि में। सबसे पहले आप ये समझिए, जैसे कनिका ने बताया, ठीक बताया कि सूर्य, शुक्र, बुध, केतु इनके डिस्पोजिटर मंगल है। इसके अलावा एक दूसरी बात है कि मंगल और शुक्र का स्थान परिवर्तन है, राशि परिवर्तन। आपको दिख रहा है, जब राशि परिवर्तन हो जाता है 2 ग्रहों का, तो वो दोनों ही ग्रह दोनों ही राशियों में विचरण करते हैं। यानी शुक्र को द्वितीय भाव का विचरण का भी पूर्ण अधिकार होता है, और मंगल को प्रथम राशि के विचरण का भी पूरा अधिकार होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सूर्य जो लीडरशिप क्वालिटीज के हैं, मैनेजमेंट के हैं, संतान के हैं, बुद्धि के हैं, उनके डिस्पोजिटर लगन के स्वामी हो गए। और लगन के स्वामी की स्वयं की प्रकृति क्या है? जोश, स्टैमिना, हार्ड वर्क, और इसके अलावा एग्रेसिवनेस, हर काम को जल्दी करना, एग्रेसिवली करना। और उनका संबंध जो है, अब शुक्र हैं, शुक्र मैनेजमेंट के, माइक्रो मैनेजमेंट के प्लैनेट माने जाते हैं, और यहाँ पे वेल्थ के भाव के स्वामी है। उनका भी डिस्पोजिटर मंगल है, जो लगन का स्वामी है। तो ये व्यक्ति को पैशनेट बना देगा उस चीज को करने में, धनार्जन को करने में, और बोलने में, एम्पावरमेंट में। इसी तरीके की जो भी स्थितियां हैं, उन स्थितियों में, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मंगल, शुक्र के जो डिस्पोजिटर है मंगल हैं, तो आप शुक्र को कैसे देखेंगे? शुक्र और मंगल दोनों म्यूचुअली सम होते हैं, यानी कि सम होते हैं, और दोनों के दोनों राशि परिवर्तन में है, तो संबंध में है। तो संबंध में हो जाने की वजह से बहुत प्रगाढ़ संबंध हो गया, और प्रगाढ़ संबंध होने की वजह से इस शुक्र की स्थिति क्या हुई?
जो माइक्रो मैनेजमेंट के और वेरीगेटेड नॉलेज के प्लैनेट हैं, उनके साथ में बहुत सी शास्त्रों के विद्या के प्लैनेट हैं, उनके डिस्पोजिटर मंगल हो गए तो उन सब में वो व्यक्ति को काफी पैशनेट बना देंगे। अब बुध हैं, शुक्र जो है, आप ये देखिए किन चीजों के भावों के स्वामी हैं। शुक्र हैं द्वितीय और सप्तम भाव के। सप्तम भाव से हम क्या क्या देखते हैं? सप्तम चतुर्थ भाव से हम मदरलैंड देखते हैं, सप्तम से हम अदरलैंड देखते हैं। सप्तम से हम व्यक्ति का समाज के अंदर क्या परसेप्शन बनता है, समाज उसको किस दृष्टि के द्वारा देखता है, उसको भी देखते हैं। दैनिक रोजगार भी देखते हैं, पद प्राप्ति भी देखते हैं। यानी कि स्थिति बहुत अच्छी हो गई। और ये धन भाव के स्वामी, वेल्थ के स्वामी, एम्पावरमेंट के स्वामी हैं, ऑर्नामेंट्स के, लिक्विड कैश के, इन सब के स्वामी हैं। डिस्पोजिटर के मंगल हो जाने की वजह से उन सब चीजों में काफी बढ़ोतरी कर देंगे और उसमें पैशनेट बना देंगे। बुध हैं जो कि बुद्धि के प्लैनेट हैं, तो साथ में तृतीय भाव के हैं जो कि कर्म फल का है, पुरुषार्थ का है, मेहनत का है, मशक्कत का है, प्लानिंग का है और एग्रेसिवनेस का है। साथ में छठे भाव का है जो कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स का है, ट्रबल शूटिंग का है, प्रॉब्लम्स का है, डेट्स का है, यानी कि उधार का है, डिजीज का, डिफिकल्टीज का है और उनकी ट्रबल शूटिंग का भी है। उसके स्वामी का लगन पे आ जाना, उसका डिस्पोजिटर मंगल हो जाना, इसका मतलब इन सभी चीजों के अंदर में इस बुध को ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत अच्छा बनाएगा और एग्रेसिवनेस देगा, प्लानिंग देगा, कर्मफल देगा, कॉम्पिटिटर्स एंड राइवल्स को हराएगा। शुक्र जैसे मैंने आपको बोला सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव जो है अदरलैंड भी माना जाता है। जब आप किसी अपने मुल्क से दूसरे किसी मुल्क में जाते हैं, और ये बिजनेस पार्टनरशिप का भी है, तो इन्होंने, मंगल ने पैशनेटली बिजनेस पार्टनरशिप भी दी और मंगल ने जो है फॉरेन के साथ में एक रिसोर्सेस को क्रिएट किया, फॉरेन के अंदर जाके बिजनेस पार्टनरशिप्स क्रिएट की और कंपनियों की ओनरशिप क्रिएट की। ठीक है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे पूरा। तब तक आप लोग देख के आइएगा। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये सब दिख जाएगा। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हाथ में, अगर उंगली में दर्द ना हुआ हो तो एक दो शब्द, कुछ नहीं तो घूसा ही बना देना। एक मिनट, ये आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? बात ये नहीं समझ में आ रही है। एक मिनट, ये क्या हो गया? मैं आप लोगों को जो है शुभ रात्रि के कहते हुए आप लोगों को क्लोज करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जिन्होंने। थैंक यू प्रणाम सर। सर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। प्रणाम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है मिलते हैं 7 बजे।